नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष स्वागत करता हूं आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल PCSLGRPY पे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं काफ़ी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी काफ़ी अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो जैसा कि आप सबको मालूम है, हम लोग घटना चक्र सायास नाम से एक टेस्ट सीरीज आई है UPPCS प्री के लिए, उसको सॉल्व कर रहे हैं। इसका पहला टेस्ट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। आज इसका हम लोग दूसरा टेस्ट देखेंगे। इसमें कुल 5 टेस्ट हैं। यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को। कुल 5 टेस्ट मार्केट में आए हैं, तो इनको हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस सेट कह सकते हैं। तो इनको हम लोग अल्टरनेट दिन कंप्लीट करते हैं, तो 10 दिन में ये पूरा आपका कंप्लीट हो जाएगा 5 टेस्ट यहाँ से, ठीक है। और साथ साथ में आपके ध्येय के भी लगभग देखा जाए तो 12 टेस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। एक टेस्ट अभी नया जो कल का हुआ होगा संडे को, इस बार वो बचा है, तो उसको भी हम लोग एक दो कल या आज शाम तक उसको भी कर लेंगे, ठीक है। और साथ साथ में दृष्टि के भी टेस्ट कर ही रहे हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो अच्छे खासे टेस्ट चैनल पे हो चुके हैं। अगर आप लोग अभी तक देखे नहीं है तो चैनल पे आइए। आज हो सके तो सभी प्लेलिस्ट वगैरह मैं बना दूं, ताकि आप लोग बचे जो आपके दिन है 25-26 दिन, आप लोग आसानी से जो टेस्ट सीरीज है उसको देख सके। देखिए, आप लोग ने इसको काफ़ी अच्छे से देखा था, सयास की जो टेस्ट सीरीज है। इसीलिए इसका जो PDF है मैंने टेलीग्राम पे दे दिया था। जो PDF है टेलीग्राम पे दे दिया था। इसमें एक चीज़ है कि इसमें जो एक्सप्लेनेशन दी गई है बहुत कम दी गई है। जो एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन मैं बताता हूँ वो अपने से बताता हूँ। इसके एक्सप्लेनेशन के लिए आपको शायद एक और PDF है उसको लेना पड़ेगा, जो कि नई थी मार्केट में। मुझे लगता है ऐप पे जाके लेना पड़ेगा, ठीक है, ऐसा कुछ है। तो इसीलिए जितनी व्याख्या यहाँ पे बस आंसर बताया गया कि इसका A आंसर, ये इसका B, इस तरीके से आंसर बताया गया। तो व्याख्या उतनी अच्छी नहीं दी गई है, लेकिन जो मुझे समझ में आता है, जो मुझे आता है, मैं उतनी व्याख्या आप लोग को एक्स्ट्रा यहाँ पे बताने की कोशिश करता हूँ। तो टेस्ट सीरीज लेकिन बहुत बेहतरीन है। एक तरीके से पूरा PYQs आपका यहाँ से तैयार हो जाएगा, ठीक है। और साथ साथ में आपको कुछ नए प्रश्न भी देखने को मिलेंगे। घटना चक्र की एक खासियत होती है, PYQs लेके साथ साथ में चलते हैं ये लोग और अच्छी टेस्ट सीरीज बनाते हैं। तो आप लोग इसको अच्छे से देखिएगा। इसके 5 जो टेस्ट हैं आप लोग पूरा जरूर देखिएगा। कम से कम आपको करंट अफेयर यहाँ से अच्छे खासे तैयार हो जाएंगे और PYQs अच्छे खासे तैयार हो जाएंगे। जैसे कि अगर मैं बात करूँ 150 प्रश्न हैं आपके, तो कितने हो जाएंगे? 150 मतलब 15 × 5 = 75, 750 प्रश्न यहाँ से तैयार हो जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए बहुत अच्छी तैयारी आपकी यहाँ पे हो सकती है, और हो सके तो यहाँ से प्रश्न सीधे एग्जाम में आ सकते हैं। इसके साथ साथ कल मैंने जो आपको 2024 और 25 में जो अभी तक पेपर हुए हैं ना, आप लोगों ने नोटिस किया होगा, पेपर बहुत, जो प्रश्न वो बहुत रिपीट कर रहे हैं एक एक अलग अलग एग्जाम में। तो आप लोग उसको जरूर देख लीजिएगा। अगर 8-10 भी प्रश्न आपके PCS में आ जाते हैं डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट तरीके से, तो बहुत अच्छा आप लोगों के लिए होगा ही। तो मैं पूरी उम्मीद करूंगा 2 घंटे का वो वीडियो है, उसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा। उसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें मैंने लिख के आपको बताई भी है। उसकी PDF अगर हो सके तो आज टेलीग्राम पे आप लोग को प्रोवाइड करा दूँ। तो नया वाला टेलीग्राम आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिए ना, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। आप लोग 8,000 लोग थे, पता नहीं कहाँ गुम है, अभी लोग ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि PDF वगैरह सब उसी में मिलेगी, या फिर 4,000 वाले जो ग्रुप है उसी में ज्वाइन कर लीजिए, कहीं भी ज्वाइन कर लीजिए, लेकिन टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। आपको यूट्यूब का भी नोटिफिकेशन उसी में प्राप्त होता है, क्योंकि बेसिकली जो वीडियो रिकॉर्ड करते हैं जब अपलोड करते हैं तो हम लोग उसी में डालते हैं, जो एक तरीके से लिंक होती है। तो आप लोग वहाँ से पूरी चीज़ों को समझ सकते हैं। तो इसीलिए टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। तो चलिए फिर आज का जो लेक्चर है इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब धीरे धीरे हम लोग तैयारी के अंत जो फेज होता है, अंतिम फेज होता है, उस पर आ रहे हैं। क्योंकि आपको पता है एग्जाम अब 25 दिन मान लीजिए बचा हुआ है। तो इसमें क्या करना होता है कि सबसे अच्छे तरीके से और सबसे अच्छा कंटेंट हमें पढ़ना होता है, और सबसे ज़रूरी है कि वो पढ़ें जो एग्जाम में चांसेस ज़्यादा होते हैं आने के। तो कोशिश मेरी यही है कि मैं वही चीज़ पढ़ाऊँ जो एग्जाम में आपके आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा आप लोग का सहयोग चाहिए, योगदान चाहिए कि आप लोग थोड़ा सा वीडियो को शेयर करें, टेलीग्राम को भी शेयर करें, क्योंकि नया टेलीग्राम है, अभी बहुत से कम लोग इससे जुड़े हुए हैं, ठीक है। और हाँ, एक चीज़ है कि अगर व्यू अच्छा खासा आएगा तो मैं PDF दे दूंगा। अदरवाइज आप लोग को एक ग्रुप मैंने कंपाइलेशन नाम का ग्रुप बनाया, जैसा कि आपको पता है, उसमें ऐड होना पड़ेगा, ठीक है। उसमें जितनी भी कंपाइलेशन, अभी तो कंपाइलेशन आएंगे, अभी मैं दृष्टि की कंपाइल कर रहा हूँ, करंट अफेयर की, उसको भी पढ़ाना है मुझे। तो उस तरीके से सब कंपाइलेशन आपको उस ग्रुप में मिलेगी। वो बहुत मतलब अच्छा ग्रुप है, आप लोग उसमें जुड़ सकते हैं। पेड ग्रुप पे थोड़ा सा ज़्यादा एक तरीके से कॉस्ट नहीं है, ठीक। उसमें जुड़ के ये सब जो PDF वगैरह है ना, जो कंपाइलेशन है, उसको आप प्राप्त कर सकते हैं, ठीक। तो चलिए फिर हम लोग आज का जो टेस्ट है इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम लोग टेस्ट देखेंगे कौन सा, 2 नंबर ना, टेस्ट 2 नंबर यहाँ पे देखेंगे, ठीक। चलिए तो स्टार्ट किया जाए। आज का जो टेस्ट है ये बाइलिंगुअल होता है, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ताकि चीज़ें अच्छे से रहें। चलिए स्टार्ट किया जाए। चलिए, तो पहला प्रश्न है, और मैं फिर से बता दे रहा हूँ, बाइलिंगुअल हम लोग करते हैं इंग्लिश हिंदी दोनों में। तो पहला प्रश्न है कि क्षणिकवाद का प्रतिपादन किसने किया था? आपको पता है क्षणिकवाद जो एक तरीके से कह सकते हैं कि जो संबंधित है ये आपका बौद्ध धर्म से ना, ठीक है। बौद्ध धर्म आपका आंसर यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है, इतना याद रखिएगा। चलिए अगला यहाँ पे प्रश्न देखा जाए, कह रहा है सूची को सूची 2 से शामिल करना, लेखक और ग्रंथ है। तो यहाँ पे देखा जाए, जैसे सर्ववर्मन है आपका, शूद्रक है, विज्ञानेश्वर, अक्कलहड़। तो सर्ववर्मन की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो इन्होंने लिखा है कातंत्र ना, इस तरीके से आपका जाएगा 4 पे।
और अगर बात करें शूद्रक तो ये हो जाएंगे आपका मृच्छकटिकम। और अगर बात करें यहाँ पे विज्ञानेश्वर, विज्ञानेश्वर आपके हो जाएंगे यहाँ पे देखा जाए तो मिताक्षरा। और कलहड़ तो सबको पता है आपका, यहाँ पे राज तरंगड़ी जो है इन्होंने लिखा है। तो इस तरीके से आपका आंसर यहाँ पे क्या बना, बताइए आप लोग आंसर क्या बना। तो यहाँ पे ए पे 4, बी पे 3, सी पे 1 और पे फिर क्या हो जाता है तो डी पे 2। आपका आंसर यहाँ पे बी बन गया ना, बी आंसर आपके यहाँ पे बिल्कुल सही हो गया। अगला प्रश्न कह रहा है आपका तीसरा कि निम्नलिखित में से कौन सा वेद यज्ञों और अनुष्ठानों के विधि विधान से संबंधित है, बताइए। आसान सा प्रश्न है। यहाँ पे आंसर सबको पता है, यजुर्वेद हो जाएगा। ठीक है, यजुर्वेद आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। सामवेद में एक तरीके से देखा जाए तो गायन की जो चीजें होती है वो बताई गई। अथर्ववेद में जादू टोना वगैरह है सब कुछ। ठीक है, और ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को वेद त्रयी कहते हैं। अथर्ववेद इसमें नहीं शामिल होता, तो ये भी याद रखिएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपके यहाँ पे कि जो होयसल थे उनकी प्राचीन राजधानी द्वार समुद्र का वर्तमान नाम क्या है। सिंपल सा प्रश्न है और सिंपल सा इसका आंसर क्या है, हेलिवीडो। हेलिवीडो। इस तरीके से आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा, तो आपका आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक, चलिए तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे सी आंसर यहाँ पे लगा लीजिएगा अंग्रेजी में भी। अगला कह रहा है आपका कि यदि आज के संदर्भ में मुगलकालीन मनसबदारी प्रणाली लागू करनी हो तो यह निम्नलिखित में से किस नीति के समतुल्य होगी, बताइए। जैसे कि आपके अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, पदोन्नति आधारित सेवा प्रणाली ना, यही होगी ना। आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो आपका आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। ये आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही। ठीक है, इस तरीके से आप लोग यहाँ पे ये आंसर लगा लीजिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है आपको यहाँ पे देखा जाए कि हिमालय मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया था। चलिए बताइए, आसान सा ये प्रश्न है। अगर बात करें हम लोग प्रश्न संख्या जो आपका छठा है, माल्य मिंटो सुधार, जिसको भारतीय शासन अधिनियम 1909 कहा जाता है। ठीक है, इस तरीके से आपका आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। आपको पता है इसमें सबसे पहले सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली आई थी मुसलमानों के लिए। ठीक, तो ये चीज़ थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। इसके बाद अगर हम अगला प्रश्न देखें, यहाँ पे क्या कह रहा है कि निम्न जो कथन है, जैसे कथन कारण है, आपको थोड़ा पढ़ के बताना कौन सा इनमें से सही हो जाएगा। जैसे कि कथन कह रहा है महात्मा गांधी द्वारा नमक आंदोलन वर्ष 1930 में चलाया गया था। कारण कह रहा है कि महात्मा गांधी का उद्देश्य था कि गरीबों को नमक मुफ्त उपलब्ध हो। ठीक है, चलिए बताइए यहाँ पे क्या आंसर बनेगा। ये प्रश्न संख्या 7 का आंसर आपको यहाँ पे क्या बन जाएगा, बताइए आपको। देखिए सबसे पहले बात करें महात्मा गांधी द्वारा, अर्थात महात्मा गांधी जी के द्वारा नमक आंदोलन 1930 में चलाया गया, जिसको सविनय आंदोलन कह सकते हैं हम लोग। ठीक है, महात्मा गांधी जी का उद्देश्य था कि गरीबों को नमक मुफ्त उपलब्ध हो। नहीं, दरअसल इन्होंने नमक को इसलिए चुना था कि नमक एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है सभी के घरों में खाने के लिए ना, तो इसलिए इन्होंने नमक को चुना था। ठीक, इस तरीके से आपका आंसर यहाँ पे क्या बन जाएगा, ए सही है परंतु आर गलत, मतलब आपका आंसर सी बन जाएगा, सिंपल सा। ठीक, सी आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है आपके यहाँ पे कि जो आपकी घटनाएं दी हैं इनको कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो आइए देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले चंपारण, तो 1917। ठीक, और खिलाफत आंदोलन 1919 का है, इस तरीके से 1919। और जलियांवाला बाग हत्याकांड देखा जाए तो एक तरीके से अभी डेट बताते हैं, नमक सत्याग्रह आपका 1930। ठीक है, 1900 आपका 30 हो जाएगा। ठीक, और अगर यहाँ पे देखें थोड़ा सा ये दरअसल क्या है ना, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल को हुआ था ना, इससे पहले होगा 1919 में होता है, लेकिन ये अप्रैल में हुआ था, ये उसके बाद दिसंबर वगैरह में होता है, मतलब ये बाद में होता है। कौन सा खिलाफत, 1919 से भी लिखेगा, लेकिन ये पहले होगा। तो सबसे पहले चंपारण एक सबसे पहले आना चाहिए, फिर वैसे भी 4 सबसे अंत में देखा जाए तो। चलिए 1 और 4 कहाँ पे आ रहे हैं, 1 और 4 आ रहे हैं यहाँ पे देखा जाए तो जलियांवाला बाग हत्याकांड पहले आएगा, तो 1, 3, 2, 4 आपका आंसर बनना चाहिए यहाँ पे। इस तरीके से भी आप लोग कर सकते हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा था, थोड़ा सा देखा जाए। ये कह रहा है कि यहाँ पे आंसर लगा लीजिए आप लोग बी वाला। अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे, हाँ थोड़ा सा छोटा करेंगे हम लोग। किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया था। तो प्रश्न संख्या 9 का आंसर सबको पता है। यहाँ पे लाहौर का अधिवेशन हुआ था 1929 में, जवाहरलाल नेहरू साहब इसकी अध्यक्षता करते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप लोग यहाँ पे आंसर लगा सकते हैं। ठीक, कराची अधिवेशन 1931 में होता है। अगर देखा जाए सरदार वल्लभ भाई पटेल जी इसकी अध्यक्षता करते हैं, और मौलिक जो अधिकार है वो यहाँ पे आए थे। ठीक है, जो एक तरह से मूल अधिकार होते हैं वो। लखनऊ अधिवेशन 1916 में जो होता है, इसमें आपको पता है गरम दल नरम दल का मिलन होता है एक तरीके से, और मुस्लिम लीग और एक तरह से कांग्रेस उनका भी यहाँ पे मिलन होता है। ठीक, चलिए और एमजी मुजुमदार इसकी अध्यक्षता करते हैं ना। ठीक है, हरिपुरा अधिवेशन तो आपको पता है 1938 में सुभाष चंद्र बोस जी इसकी अध्यक्षता करते हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि कुछ वनस्पति हैं और राज्य, ये सुमेर कर लेते हैं हम लोग। कच्छ वनस्पति हैं, ये सब क्या है, तो कच्छ की वनस्पति और आपके यहाँ पे राज्य। कच्छ वनस्पति मतलब जैसे मैंग्रोव टाइप की होती है। ठीक है, बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या जो आपको यहाँ पे 10वां है, इसका आंसर देखा जाए तो सबसे पहले क्या आपका आचरा।
आचरा देखा जाए तो ये कहाँ पे जाएगा, तो ये जाएगा तमिलनाडु में ना, कि महाराष्ट्र में, कंफ्यूजन हो गई, महाराष्ट्र में, कहाँ पे, महाराष्ट्र में, ठीक है। और कुंडापुर की अगर मैं बात करूँ तो कुंडापुर जाएगा आपका यहाँ पे कर्नाटक में, ठीक है। पीचवरम कहाँ पे जाएगा, पीचवरम कहाँ पे जाएगा बताइए, तो पीचवरम जाएगा तमिलनाडु में। और वेमनाथ आप सबको पता है कहाँ पे जाएगा, तो केरल में जाएगा, तो केरल में जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आंसर क्या बनेगा आपका यहाँ पे, तो आंसर आपका डी बन रहा है। डी आपका आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इस चीज़ को आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा याद रखिएगा, ये प्रश्न बड़ा बेहतरीन प्रश्न है, ठीक। तो डी आंसर आप लोग यहाँ पे लगा लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ा जाए थोड़ा सा। ये कह रहा है आप यहाँ पे देखा जाए, ये कह रहा है कि भारत के पठारी भागों में जल विद्युत उत्पादन की संभावना अपेक्षाकृत कम है, क्यों, ऐसा क्यों है बताइए। जो आपके एक तरीके से पठारी भाग है वहाँ पे जल विद्युत उत्पादन की संभावना थोड़ी कम है, ऐसा क्यों होता है। दरअसल क्या होता है ना, यहाँ पे कठोर चट्टानों के कारण बात बनाना थोड़ा कठिन है ना, यही है ना। तो इस तरीके से आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका आंसर यहाँ पे सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। सी आंसर आप लोग यहाँ पे लगा लीजिएगा, ठीक, सी। चलिए अगला कह रहा है आपके यहाँ पे कि यदि भारतीय मानसून विफल हो जाए तो निम्नलिखित में से किस क्षेत्र पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ेगा, बताइए। प्रश्न संख्या 12 का आंसर क्या होगा। अगर जो भारतीय मानसून है वो विफल हो जाती है, एक तरीके से मान लीजिए जिस तरीके से आती है उस तरीके से नहीं आ पाती है। बेसिकली भारतीय मानसून का मतलब क्या हुआ है, दक्षिण पश्चिम जो आपकी आती है हवाएं, दक्षिण पश्चिम मानसून, और यहाँ से एक शाखा ये जाती है। तो इस तरीके से सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट कहाँ पड़ेगा, सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा जो आपका एक तरीके से इनमें से देखा जाए जो मध्य गंगा का मैदान है, क्योंकि ज़्यादातर उपजाऊ मतलब एक तरीके से कृषि उधर ही होती है ना। तो इस तरीके से आपका आंसर यहाँ पे यही सही लग रहा है, कौन सा, डी वाला। डी आपका आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक, याद रखिएगा आप लोग यहाँ पे। अगला कह रहा है आप यहाँ पे, ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, कुछ संस्थान है और कहाँ पे हैं वो बताना है आपको। तो देखते हैं, सबसे पहले भारतीय सब्जी अनुसंधान, तो आपको वेजिटेबल से वाराणसी, इस तरीके से मैंने अब याद किया था, वेजिटेबल और वी से वाराणसी, ठीक है, ये हो गया। केंद्र उपोष्ण उद्यान अनुसंधान संस्थान, ये आपका कह रहा है कहाँ पे, श्रीनगर में, तो क्या ये सही है बताइए आप लोग। केंद्र उपोष्ण उद्यान जो अनुसंधान संस्थान है ये श्रीनगर में है, बताइए। तो यहाँ पे देखा जाए पहला तो सही है। अगर केंद्र उपोष्ण उद्यान अनुसंधान संस्थान की अगर मैं बात करूँ तो मतलब सेंटर फॉर सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये तो आपका लखनऊ में है, कहाँ पे, तो लखनऊ में, ठीक है, गलत जाएगा ये। और भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान तो लखनऊ में है, और भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान तो कानपुर में, ये सही है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका आंसर यहाँ पे क्या बना, आंसर बना आपको यहाँ पे बी वाला, ठीक है, बी आपका आंसर यहाँ पे बन गया। अगला प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है, थोड़ा सा देखा जाए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपने यहाँ पे, कह रहा है कि हमारे सौर परिवार के संदर्भ में निम्न में से कौन से कथन सही है, ठीक है, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। तो यहाँ पे अगर देखा जाए प्रश्न संख्या 14 में तो कौन सा सही है। जैसे यहाँ पे पहला कह रहा है कि हमारे सौर परिवार के सभी ग्रहों में पृथ्वी सघनता में, मतलब क्या है, एक तरीके से देखा जाए अर्थ की जो डेंसिटी वो ज़्यादा है ना, तो सही तो बात है। यहाँ पे पहला ही स्टेटमेंट आपका यहाँ पे सही है, पहला ही स्टेटमेंट आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो सही हो जाएगा। तो इस तरीके से ये आंसर आप लगा लीजिए यहाँ पे, ठीक है, ये आपका आंसर बन जाएगा। अगला कह रहा है आपको यहाँ पे कि निम्नलिखित, हाँ, ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा देश भूमध्य रेखा पर स्थित नहीं है, बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट लोकेटेड ऑन द इक्वेटर। तो यहाँ पे केन्या है, इक्वाडोर है, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, या फिर बोत्सवाना। बोत्सवाना तो नीचे पड़ेगा ना, बोत्सवाना नीचे पड़ेगा बहुत। तो इस तरीके से ये कहाँ पे होगा, ठीक, ये मकर रेखा के आसपास है। तो इस तरीके से बोत्सवाना आपका आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, बिल्कुल सही। चलिए इसलिए कहता हूँ ना मैपिंग बेस, मतलब मैपिंग अच्छे से तैयार होनी चाहिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अल नीनो घटना के दौरान दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर जल सामान्य से ठंडा हो जाता है। ला नीना घटना जो होती है प्रशांत महासागर की उष्ण जलधारा को तेज कर देती है। अल नीनो घटना के दौरान भारतीय मानसून सामान्य से अधिक प्रबल होता है। अल नीनो और ला नीना दोनों जो घटनाएं वाकर परिसंचरण से जुड़ी हुई हैं। आपको यहाँ पे सही बताना है, बड़ा कॉन्सेप्चुअल प्रश्न है ये, ठीक है। बताइए यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा। सबसे पहले अगर बात करें अल नीनो, जो पहला स्टेटमेंट है, अल नीनो की घटना के दौरान दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट पर जल सामान्य से ठंडा हो जाता है। देखिए इस तरीके से आप लोग बताइए कि बनाइए यहाँ पे क्या, दक्षिण अमेरिका का मैप इस तरीके से, ठीक। और यहाँ पे आपका एक जलधारा है जिसका नाम क्या है, पेरू, या फिर हम्बोल्ट की जलधारा जो कि ठंडी है। कैसी प्रकृति है इसकी, तो ठंडी है, समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ से अगर प्रश्न आता है तो दिक्कत कर देता है। बेसिकली जब अल नीनो आता है तो ये जो आपकी जलधारा है ये ठंडी तो है, गर्म हो जाती है, इसमें गर्म हो जाती है, इसीलिए अल नीनो को गर्म कहते हैं, हम लोग गर्म जलधारा के रूप में जानते हैं। तो इस तरीके से पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि अल नीनो घटना के दौरान दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर जल सामान्य से ठंडा नहीं गर्म हो जाता, ठीक है। तो इस तरीके से पहला गलत है। फिर कह रहा है ला नीना घटना प्रशांत महासागर की उष्ण जलधारा को, तो उष्ण जलधारा है नहीं भैया, वो ठंडी जलधारा है। ठंडी जलधारा अभी मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे उष्ण नहीं है, वो ठंडी जलधारा है, ठंडी जलधारा है, ठीक है। उसको क्या कर देती है, तो यहाँ पे गलत हो जाएगा ये भी, ठीक है। मतलब ला नीना की घटना प्रशांत महासागर की उष्ण नहीं ठंडी जलधारा को तेज कर देती है, ठीक, ये होना चाहिए था यहाँ पे। अल नीनो घटना
के दौरान भारतीय मानसून सामान्य से जो अधिक प्रबल होता है, नहीं, अल नीनो में क्या होता है ना कि जो मानसून होता है वो वीक हो जाता है, ठीक है। वीक इसलिए हो जाता है क्योंकि वाकर सेल की जो मतलब एक तरह से हवा है वो जाने लगती है यहाँ पे, कहाँ पे, दक्षिणी जो आपका अमेरिका है इधर जाने लगती है, ठीक है। इस तरीके से मानसून वीक हो जाता है। फिर क्या कह रहा है आपको यहाँ पे देखा जाए, कह रहा है अल नीनो और ला नीना दोनों घटनाएं वाकर परिसंचरण जो वाकर सेल है उसकी हैं, तो ये उससे जुड़ी है, तो ये बिल्कुल जुड़ी है। तो इस तरीके से आपका आंसर केवल 4 होना चाहिए, केवल 4 होना चाहिए। आई होप कि मैंने आप लोग को समझा भी दिया यहाँ पे गलत किस कारण है, ठीक है। चलिए इस तरीके से आप लोग चीज़ों को समझिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। और एक चीज़ याद है, जब अल नीनो आता है बेसिकली अगर देखा जाए तो आपका जो एक तरीके से क्या होता है, जो मत्स्य का कार्य होता है ना वहाँ पे प्रभावित हो जाता है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है सूची को सूची 2 से सुमेल करना। आइए सुमेल करने की कोशिश यहाँ पे हम लोग करते हैं। प्रश्न संख्या ये आपका 17 है। 17 में आपका क्या कह रहा है, पहला कि नियंत्रण परिषद की स्थापना ये तो होगी कब भैया बताइए, तो ये होगी 1784 में ना, पिट्स का जो भारतीय अधिनियम आएगा 1784, ठीक है। यहाँ पे 2 पे मिला देते हैं हम लोग। इसके बाद सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब होती है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना पूछ रहा है यहाँ पे, ध्यान से लगाइएगा। तो नियामक अधिनियम कौन सा, जो पिट्स एक्ट आपका आता है 1773 वाला ना, उसी से ना, ठीक है। संघीय न्यायालय कभी भी पूछे आपसे तो 1935 के अधिनियम से जाइएगा, ठीक है। इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य की अनुमति मिलती है तो 1813 से मिलती है, 1813 से मिलती है, ठीक, 1813 से मिलती है। 1813 में चाय और चीन के व्यापार को छोड़ के जो कंपनी का एक अधिकार वो समाप्त कर दिया जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या कह रहा है आपको यहाँ पे देखा जाए तो गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति, तो ये आपका मैकाले बनता है 1835 में, तो यही 1833 के अधिनियम से होती है, ठीक। इस तरीके से आप लोग को पता ही होगा, ये सब आसान सी चीजें हैं, ठीक। आंसर क्या बनेगा आपका, आंसर यहाँ पे बी बनेगा, आंसर आपको यहाँ पे बी बनेगा। और 1833 से कंपनी का एकाधिकार पूर्णतः समाप्त हो जाता है, ये भी थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा, ठीक। चलिए यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या, तो यहाँ पे आपका बी हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपके यहाँ पे कि हाल ही में सरकार और राज्यपाल के बीच विधेयकों को रोके जाने की घटना की पृष्ठभूमि में सूची को सूची 2 से सुमेल करना। तमिलनाडु का बात था ये, मतलब तमिलनाडु में एक ऐसी केस देखने को मिली, तो इस तरीके से थोड़ा सा आर्टिकल से प्रश्न बना है, तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं जल्दी से, ठीक है। चलिए यहाँ पे कह रहा है आर्टिकल 200 मतलब अनुच्छेद 200 में क्या है, तो राज्यपाल को राष्ट्रपति को विधेयक आरक्षित करने की शक्ति, बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे 1 पे जाएगा। 201 में क्या है, 201 में अगर हम बेसिकली देखा जाए तो राष्ट्रपति द्वारा आरक्षित विधेयक पर निर्णय की बात होती है, ठीक, ये भी सही है। फिर कह रहा है अनुच्छेद 213 में राज्यपाल के आदेश जारी करने की शक्ति है, बिल्कुल सही, ठीक है। 167 में क्या है, मुख्यमंत्री से सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। तो इस तरीके से तो आमने सामने सुमेल है, तो आपका आंसर यहाँ पे क्या बनना चाहिए, 1 2 3 4, मतलब ये आंसर आपको यहाँ पे बन जाना चाहिए। तो ये आप लोग आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंपल सा लगा लीजिएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ा जाए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपके यहाँ पे, ये कह रहा है कि परिसीमन आयोग, जिसको आपका डिलिमिटेशन कमीशन कहते हैं, के संदर्भ में आपके कुछ कथन दिए गए हैं, आपको विचार कर बताना है इनमें से कौन से कथन क्या है भैया, तो सही है ना, सही बताना, ठीक। तो आइए देख लेते हैं इनमें से कौन से आपके सही हो रहे हैं। जैसे कि भारत के संविधान में परिसीमन आयोग का कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है, ठीक है। परिसीमन आयोग केवल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जा सकता है। संसद द्वारा डिलिमिटेशन जो एक्ट है पारित किए जाने के पश्चात ही आयोग बनाया जा सकता है। परिसीमन आयोग की अनुशंसाएं अंतिम और बाध्यकारी होती हैं। चलिए बताइए, काफी अच्छे इसमें स्टेटमेंट दिए गए हैं। सबसे पहले यहाँ पे बात हो रही कि भारत के संविधान में परिसीमन आयोग का कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है, क्यों नहीं है भैया, गलत है ये, ठीक है। स्टेटमेंट आपका यहाँ पे गलत है, ठीक। फिर कह रहा है परिसीमन आयोग केवल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जा सकता है, हाँ ये सही है, ठीक, ये आपका यहाँ पे स्टेटमेंट सही है। फिर कह रहा है कि संसद द्वारा जो आपका डिलिमिटेशन एक्ट होता है पारित किए जाने के पश्चात ही आयोग बनाया जा सकता है, हाँ ये भी सही है। परिसीमन आयोग की अनुशंसा अंतिम रूप से बाध्यकारी होती है, हाँ ये भी सही है। तो इस तरीके से आपका 2 3 4 आंसर बनना चाहिए, तो मतलब ये आंसर आपका यहाँ पे बन रहा है, ये आंसर आप लोग यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। ये आंसर आपके यहाँ पे बन सकता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपको यहाँ पे देखा जाए, संविधान संशोधन जो प्रक्रिया है इनमें निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। आइए देख लेते हैं कौन सा कथन संविधान संशोधन के बारे में यहाँ पे सही नहीं है। ये कह रहा है पहला, राष्ट्रपति संशोधन विधेयक को अस्वीकार नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते, सही बात है। यहाँ पे राज्यसभा को भी विधेयक को पारित करने में समान भूमिका किसके तुलना में, तो मतलब लोकसभा की तुलना में, बिल्कुल सही बात है। केवल वित्त प्रावधानों से संबंधित संशोधन विधेयक राज्यसभा में पेश नहीं होता है, बिल्कुल सही बात नहीं है, ये गलत बात है। संविधान संशोधन चाहे कैसा भी, दोनों को समान पावर मिल जाती है, ठीक है। इस तरीके से याद रखिएगा। संसद के पास संविधान के मूल ढांचे को नष्ट करने का अधिकार नहीं है, हाँ बिल्कुल नहीं है, ठीक। चलिए तो इस तरीके से आप लोग आंसर यहाँ पे सी लगा लीजिएगा, सी आपका आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही बन जा रहा है। अगला कह रहा है यहाँ पे देखा जाए त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था के संदर्भ में निम्न में से कौन से कथन सही है। मतलब यहाँ पे बात हो रही है जो 3 टायर आपकी पंचायत राज व्यवस्था उसके बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं पहला क्या कह रहा है कथन, जिला योजना समिति का प्रावधान इसमें है, ठीक है। राज्य वित्त आयोग की स्थापना का प्रावधान इसमें है, ठीक है। ये अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों पर लागू नहीं होता। आपको यहाँ पे सही बताना है, 21 का आंसर क्या बनेगा बताइए। तो यहाँ पे सिंपल सा देखा जाए तो जिला योजना समिति का प्रावधान इसमें है नहीं, ये नहीं बनता है। और दूसरा और तीसरा तो सही है, ठीक है। इस तरीके से 2 और 3 आंसर, मतलब आपका आंसर यहाँ पे क्या बना, तो आंसर आपका यहाँ पे बी बन गया ना, बी आंसर आपका यहाँ पे बन गया। 3 टायर की बात बलवंत राय मेहता ने की थी, 1957 में कमेटी बनाई गई थी, ठीक है। 2 टायर की बात अशोक मेहता समिति करती है जो 1977 में बनती है, ठीक है। इस तरीके से चीजों को थोड़ा याद रखिएगा,
ठीक, बाकी तो सब कुछ लगभग आपका 72वां संविधान संशोधन आपको पता ही होगा। ठीक, चलिए अगला कह रहा है आपके यहाँ पे कि भारतीय संसद में शून्यकाल जो 0 आवर होता है उसकी अवधारणा किस परंपरा से विकसित हुई है? बताइए। सिंपल सा आंसर क्या हो जाएगा 22 का। तो यहाँ पे सिंपल सा भारतीय संसद की स्वयं की परंपरा से। ठीक है, इस तरीके से आपका आंसर यहाँ पे मतलब भारत ने इसको स्वयं बनाया कुल मिला जुला के। ठीक है, तो इस तरीके से आपका आंसर यहाँ पे सी बनना चाहिए ना, सी आपका आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मामला भारत के सर्वोच्च न्यायालय की मूल एवं अन्य अधिकारिता मतलब ओरिजिनल और एक्सक्लूसिव जो जुरिडिक्शन होता है उसमें आता है? बताइए। 23 का आंसर क्या बनेगा? तो सिंपल सा दो राज्यों के मध्य जो विवाद हो जाता है, ये एक तरीके से देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट का मूल क्षेत्राधिकार है ना। इस तरीके से आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा डिस्प्यूट बिटवीन टू स्टेट्स। ठीक, आंसर आपका बी बन जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ा जाए। 23 हो गया, 24 देखते हैं। ये कह रहा है आपके यहाँ पे सदस्यों की अयोग्यता के संदर्भ में निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं? आइए देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 24 का आंसर क्या है? तो यहाँ पे एक ऑप्शन है, कौन सा? बी वाला, चुनाव आयोग केवल सलाहकार भूमिका निभाता है, अंतिम निर्णय राष्ट्रपति और राज्यपाल करते हैं। बिल्कुल सही बात है। इस तरीके से आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा बी वाला ना, बी वाला आपका आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही जाएगा। तो बी आंसर आप लोग यहाँ पे लगा लीजिएगा। ठीक है, 24 का। चलिए 25वां प्रश्न क्या कह रहा है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होता है? यहाँ पे जो मिक्स्ड इकोनॉमी होती है उसका मतलब क्या होता है? बेसिकली अगर जो मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है उसका मतलब हम लोग जाने तो जहाँ राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र और साथ साथ कौन सा? तो निजी क्षेत्र विद्यमान होता है। तो इस तरीके से आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो आपका आंसर यहाँ पे बी बन जाएगा। ठीक है, बी आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग बी आंसर लगा लीजिएगा यहाँ पे। ठीक, प्रश्न संख्या 25 के लिए। 26 का कह रहा है आपको यहाँ पे देखा जाए, ये कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसको IMF कहते हैं का मुख्य कार्य क्या है या प्रमुख कार्य क्या है? IMF क्या करता है? बेसिकली देखा जाए तो ये सदस्य देशों की भुगतान संतुलन जो संबंधित समस्या उसके समाधान में सहायता करता है। इस तरीके से आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो आपका आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। बी आपका आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला कह रहा है आपके यहाँ पे प्रश्न देखा जाए 27 कह रहा है कि भारत में बैंकों के लिए जो प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र है ऋण का उसमें न्यूनतम लक्ष्य कितना है या फिर लक्ष्य क्या है ये बताना आपको। बताइए यहाँ पे। प्रश्न संख्या 27 का आंसर 40% है। कितना? 40%। मतलब आपका आंसर सी यहाँ पे बिल्कुल सही जा रहा है। तो 40% आप लोग आंसर यहाँ पे लगा लीजिएगा। चलिए अगला कह रहा है हमें सुमेल करना है थोड़ा सा, कुछ नीति दी गई है और उनके प्रभाव क्या होते हैं। जैसे रेपो दर की घटा मतलब रेपो दर जो घटता है, CRR बढ़ना, फिर SLR घटाना, फिर आपका MSF दर है उसको बढ़ाना। तो इस तरीके से क्या चीजें होती हैं, ऐसा मतलब क्या इम्पैक्ट पड़ता है, क्या प्रभाव होता है, क्या इफेक्ट होता है, ये आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं प्रश्न संख्या 28 का आंसर आपके यहाँ पे क्या बन सकता है। देखिए सबसे पहले बात करें रेपो दर अगर घटेगा तो क्या होगा। तो सिंपल सा यहाँ पे ऋण की उपलब्धता यहाँ पे क्या हो जाएगी? तो बढ़ जाएगी। ठीक, ये हो जाएगा। अगर CRR अगर आपका बढ़ाता है तो यहाँ पे बाजार में तरलता में कमी आएगी। ठीक, अगर बात करें SLR अगर घटाया जाए तो यहाँ पे मुद्रास्फीति की संभावना बन सकती है। MSF दर अगर बढ़ाया जाए तो बैंकों की जो अल्पकालिक उधारी मांगी आपकी करना पड़ता है। तो इस तरीके से 1 2 3 4 मतलब आमने सामने सुमेल हो रहा है। आपका आंसर यहाँ पे क्या बन जाएगा? तो आपका आंसर यहाँ पे 28 का बन जाएगा, ए वाला आपका आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे सूची को सूची 2 से फिर से सुमेल करना कुछ अधिनियम है और इस वर्ष वो पारित किए गए थे। आपसे सिंपल सा ये आपका यहाँ पे पूछ रहा है। तो 29 में देखा जैसे वन संरक्षण अधिनियम तो 1980 में आता है, कई बार हम लोग बता चुके हैं आप लोग को। ठीक है, इसके बाद पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में आएगा ये। ठीक है, और वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम तो 1981 का। कैसे 81 वायु आ रही है? 81 वायु जैसा आभास हो रहा है। ठीक है, और जल में तो 1974, 81 में वायु है तो 74 में जल है। तो इस तरीके सामने सामने फिर से सुन मिल जाएगा। 1 2 3 4 कहीं दिया तो डी में दिया, 1 2 3 4 आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा डी वाला। ठीक है, डी वाला आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा सिंपल सा। ठीक, अगला निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से उपाय जलवायु परिवर्तन के अनुकूलन अर्थात एडेप्टेशन से अधिक संबंधित है ना कि समन मतलब मिटिगेशन से। ठीक है, तो इस तरीके से आपका आंसर यहाँ पे क्या बन रहा है आप लोग जल्दी से बताइए। जैसे सूखा सहिष्णु बीजों का उपयोग, रूफटॉप सोलर यूनिट्स का प्रसार, जल संचयन संरचनाओं का निर्माण, हरित भवन निर्माण। चलिए बताइए 30 का आंसर आपको यहाँ पे क्या बन सकता है? ये बताना बेसिकली क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर आर मोर क्लोजली रिलेटेड टू द क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन रेदर देन द मिटिगेशन। तो यहाँ पे हो जाएगा सिंपल सा अगर आंसर देखा जाए क्या होगा बताइए। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 30 का पहला तो हो सकता है और आपका तीसरा हो सकता है। ठीक है, इससे दूसरा और आपका यहाँ पे चौथा नहीं होंगे तो 1 और 3 आंसर मतलब आपका ये आंसर यहाँ पे बन सकता है। ये आपका आंसर यहाँ पे बन जाएगा। ठीक, इस तरीके से आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा सिंपल सर। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं यहाँ पे, सूची को सूची 2 से में फिर से शामिल करना। कुछ अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण समझौते दिए गए हैं और आपके क्या उनके उद्देश्य थे, क्या उनके ऑब्जेक्टिव थे। तो आइए यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग फिर से देख लेते हैं। जैसे आपका क्योटो प्रोटोकॉल है, रामसर संधि है, आपका कार्टाजेना प्रोटोकॉल है, आपका नगोया प्रोटोकॉल है। तो इस तरीके से सिंपल से आप लोग को यहाँ पे मैच करना प्रश्न संख्या 31 में। चलिए बताइए यहाँ पे क्या आंसर आपका बन सकता है। सबसे पहले अगर बात करें क्योटो प्रोटोकॉल बेसिकली ग्रीन हाउस उत्सर्जन में कटौती के लिए आया था। ठीक है, और रामसर संधि आपको पता है किसके लिए? आर्द्र भूमियों के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से आपका यहाँ पे आर्द्र भूमि की रक्षा हो जाएगा।
कार्टाजेना प्रोटोकॉल बेसिकली अगर देखा जाए तो ये किसके लिए था, तो ये था आपका जैव सुरक्षा या फिर जो आपका जीएम क्रॉप्स होती है उनके लिए था, जीएमओ के लिए नियंत्रण, ठीक है। नगोया प्रोटोकॉल आपका जैविक विविधता के संरक्षण के लिए था। तो इस तरीके से यहाँ पे सुमेल तो हो गया ना। आंसर क्या बना, प्रश्न संख्या जो आपके यहाँ पे देखा जाए 31 है, 31 का आंसर आपका ए बना। ये आपका आंसर यहाँ पे सिंपल सा बन गया, आसान सा प्रश्न था, ठीक है। ऐसे प्रश्न गलत मत करिएगा भैया, इन्वायरमेंट वगैरह हो गए, ज्योग्राफी हो गए, ठीक। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी हैज द एसआई यूनिट वेबर, मतलब किसकी वेबर आपकी यहाँ पे एसआई यूनिट है भौतिक राशि कोई बताइए। तो यहाँ पे किसकी हो जाएगी बताइए, प्रश्न संख्या 32 का, तो ये चुंबकीय फ्लक्स की हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से आंसर आपके यहाँ पे चुंबकीय फ्लक्स मतलब आपका आंसर भी हो जाएगा ना। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रवर्तन या परावर्तन, सॉरी माफ करिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा परावर्तन का अनुप्रयोग नहीं है, मतलब कौन सा यहाँ पे देखा जाए एप्लीकेशन किसका नहीं है, रिफ्लेक्शन का, बताइए। तो यहाँ पे अगर देखा जाए प्रश्न संख्या 33 में, तो जो आपका प्रिज्म क्या स्पेक्ट्रोस्कोप होता है ये नहीं होगा ना, ठीक है। इस तरीके से ये नहीं होगा, ठीक। दरअसल अगर देखा जाए तो ये आपका नहीं होगा, ठीक। चलिए यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स लगा लीजिएगा, थोड़ा सा इंग्लिश में भी लग जाएगा आंसर, तो आप लोग आसानी से इसको समझ जाएंगे ना, यही है ना कहने का मतलब मेरा, ठीक है। चलिए क्योंकि ये सब आपको पीडीएफ मिलेगा ना। अगला कह रहा है यहाँ पे कुछ कंपाउंड है, उनके रिएक्शन क्या होते हैं, प्रतिक्रिया क्या होती है, आपको सुमेल करना। तो आइए देख लेते हैं यहाँ पे सुमेल करके प्रश्न संख्या जो आपका यहाँ पे 34 बन रहा है। तो सबसे पहले अल्कोहल, तो इसमें बेसिकली एस्टरिफिकेशन होता है, ठीक है। इस तरीके से आपको ये एक पे जाएगा, मान लीजिए यहाँ पे, ठीक है, ये जाएगा इस पे। इसके बाद देखा जाए क्या कह रहा है, कीटोन। कीटोन बेसिकली क्या होता है, तो ये आपका आइडोफॉर्म होता है ना, आइडोफॉर्म होता है, एक परीक्षण होता है ये। अमीन आपका यहाँ पे देखा जाए तो क्या होता है, ठीक है। तो ये आपका एक तरह से जो डाइजोटोटाइजन होता है वो होता है, ठीक है। और बात करें एथीन, आपको यहाँ पे देखा जाए तो क्या करता था, हाइड्रोजनेशन, आपको यहाँ पे हाइड्रोजन अभिक्रिया करता है, ठीक है। इस तरीके से आपका आंसर 1 2 3 4 बन जाएगा, तो आमने सामने सुमेल, मतलब आपका आंसर यहाँ पे बन जाएगा ए वाला ना, ए वाला आपका आंसर यहाँ पे फिर से सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। ये कह रहा है शरीर की वे कोशिकाएं जिनमें, एक सेकंड, हाँ, कह रहा है कि शरीर की वे कोशिकाएं जिनमें शरीर की किसी भी प्रकार की कोशिका के विभाजन तथा विशिष्टीकरण की क्षमता है और जो कई गंभीर बीमारियों पर शोध का केंद्र बिंदु है, उन्हें कहते हैं क्या, उन्हें कहते हैं यहाँ पे हम लोग क्या, स्टेम कोशिका है ना, स्टेम सेल कहते हैं। स्टेम सेल मतलब आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा डी वाला, ठीक है। डी वाला आपका आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इस तरीके से आप लोग यहाँ पे चीजों को याद रखिएगा, ठीक। चलिए, इंसुलिन की खोज निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी, तो बताइए यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, बताइए इंसुलिन की खोज किसने की थी। प्रश्न संख्या 36 का आंसर क्या बनेगा, तो 36 का आंसर बनेगा आपका बैंटिंग। बैंटिंग मतलब आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा ए वाला, ए वाला आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगला कुछ पादप रोग है और कह सकते हैं वहाँ पे किस कारक होते हैं वो आपको यहाँ पे बताना है। तो आइए प्रश्न संख्या हम लोग 37 को भी सॉल्व करते हैं। जैसे कि अगर बात करें खट्टे नाश है, तो ये जीवाणु के कारण होता है, कई बार हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। गन्ने में लाल सड़न रोग होता है, कवक के कारण होता है, फंगस के कारण होता है। और बात करें जो आलू होता है उसमें कृष्णकांत रोग होता है, ये ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तब होता है। और गेहूं में सेहूं का रोग होता है, ये आपका एक तरह से सूत्र कृमि होते हैं उनके कारण होता है। तो 1 2 3 4 आमने सामने सुमेल यहाँ पे बता रहा है, आंसर आप लोग बता दीजिएगा यहाँ पे सिंपल सा ए वाला, ए वाला आपका आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, तो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपका यहाँ पे 37 तक हो गया ना, 38 देखते हैं। यदि मनुष्य के मस्तिष्क की जो सेरेबेलम संरचना क्षतिग्रस्त हो जाए, ठीक है, तो प्राथमिक रूप से कौन सा कार्य प्रभावित होगा, बताइए। अगर मान लीजिए सेरिबेलम आपका एक तरह से क्या होता है, थोड़ा सा इफेक्ट हो जाए, डैमेज हो जाए, तो कौन सा कार्य सबसे पहले प्राथमिक एक तरह से प्रभावित होगा, आपसे ये पूछ रहा है। तो एक तरीके से संतुलन शरीर नहीं बना पाएगी, तो यहाँ पे समन्वय मतलब कोऑर्डिनेशन एंड बैलेंस नहीं हो पाएगा ना। इस तरीके से आपका आंसर यहाँ पे सी लगा लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि सेरिबेलम क्या करता है, बैलेंस करता है, ठीक है। कई बार मैं बता चुका हूँ आप लोग को, बस से बैलेंस, बस से सेरिबेलम। दरअसल जब इंसान कोई अल्कोहल सेवन करता है तो यही सेरिबेलम काम करना बंद करता है, इसलिए वो झूमता है ना, देखें ना, ठीक। अगला क्या कह रहा है आपका, मनुष्य के रक्त में ऑक्सीजन का अधिकांश भाग किस रूप में परिवहन किया जाता है, बताइए। 39 का आंसर हो जाएगा। तो दरअसल क्या होता है कि हीमोग्लोबिन के साथ जुड़कर, यही तो होता है, इस तरीके से याद रखिएगा आप लोग। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है, जैसे कि वर्ष 2025-26 में बजट में यूपी के जीएसडीपी में वृद्धि दर राष्ट्रीय औसत से कम रही, ठीक है। बजट 2025-26 में कुल आपका देखा जाए यहाँ पे तो आपका 28,478.34 करोड़ रुपए की नई योजनाएं सम्मिलित की गई हैं। यूपी सरकार ने 18 डाटा सेंटर पार्क की स्थापना का लक्ष्य रखा है। आपको सही बताना 40 का आंसर क्या सही हो जाएगा। ये एक प्रश्न है, इसका आंसर मैं बता दूंगा क्योंकि इसमें व्याख्या नहीं दी गई है, थोड़ा सा आप लोग इसमें जरूर सर्च कर लीजिएगा, ठीक है। इसका केवल 2 आंसर बन रहा है, केवल 2 मतलब ये सही है, बाकी पहला आपका गलत है और दूसरा गलत है, तो इसको थोड़ा सा सर्च कर लीजिएगा जरूर, ठीक है। चलिए अगला कह रहा है कि फरवरी 2025 में संसद में प्रस्तुत आयकर विधेयक 2025 में निम्नलिखित में से क्या नवीन परिवर्तन किया गया है, तो 41 का आंसर क्या बनेगा। दरअसल इसमें ये कर वर्ष की जो अवधारणा वो लाई गई है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा,
यहाँ पे बी वाला आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल सही, प्रश्न संख्या 41 के लिए। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे कह रहा है 42वां, ये कह रहा है कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, ठीक है, 2025 का कौन सा घटक सर्वाधिक वेटेज रखता है। तो यहाँ पे सिंपल सा आंसर क्या बनेगा बताइए, करंट अफेयर ही है ये। तो यहाँ पे आंसर देखा जाए तो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन वाला, ठीक है, तो इस तरीके से आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा बी वाला, ठीक है, बी वाला आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल सही, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपके यहाँ पे, अगला प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि 31 मार्च से 5 अप्रैल 2025 के मध्य आयोजित विश्व मुक्केबाजी कप के पहले चरण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि इनमें से कौन सा कथन आपके क्या है, तो सही बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाए थोड़ा सा, विश्व मुक्केबाजी कप का आयोजन उज्बेकिस्तान में हुआ। भारत ने इस प्रतियोगिता में 5 स्वर्ण पदक जीतकर शीर्ष स्थान प्राप्त किया। भारत के हितेश गुलिया ने 17 किलो वर्ग में स्वर्ण पदक आपका यहाँ पे जीता। आपको सही बताना, बताइए सही क्या हो जाएगा यहाँ पे। सबसे पहले यहाँ पे विश्व मुक्केबाजी कप का जो 2025 का आयोजन हुआ था, ये उज्बेकिस्तान में नहीं हुआ था, ये हुआ था कहाँ पे, ब्राजील में ना। तो सबसे पहले तो यहाँ पे ब्राजील कर लीजिएगा, यहाँ पे आप लोग ब्राजील कर लीजिएगा, ब्राजील में हुआ था, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा पहला स्टेटमेंट। भारत ने इस प्रतियोगिता में 5 स्वर्ण पदक जीतकर शीर्ष स्थान प्राप्त किया था, नहीं ये गलत है। दरअसल पहला स्थान किसका था, तो यहाँ पे 5 स्वर्ण जीतकर शीर्ष स्थान यहाँ पे भारत का नाम के उज्बेकिस्तान का था। किसका, उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान का था, ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है, ये भी आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो गलत हो जाएगा। हाँ तीसरा आपका सही है, तो इस तरीके से केवल 3 आंसर बनेगा, ठीक, केवल 3 आपका आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक। इस चीज़ को आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। चलिए आगे देखा जाए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपके यहाँ पे, अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में हुई नियुक्तियों के संदर्भ में सूची को सूची 2 से सुमेल करना है। तो आइए हम लोग यहाँ पे सिंपल सा क्या करते हैं, जल्दी से सुमेल करते हैं ना, ठीक। चलिए सबसे पहले अगर हम बात करें प्रश्न संख्या 44 में ज्ञानेश कुमार जी की ना, ज्ञानेश कुमार जी की बात करते हैं, तो आपको पता है ये क्या बने हैं, तो ये मुख्य निर्वाचन आयुक्त बने किस क्रम के, 26वें क्रम के साथ, ठीक। और वी नारायण ये आपका इसरो के अध्यक्ष बने हैं। संजय मल्होत्रा क्या बने हैं, संजय मल्होत्रा जी क्या बने हैं बताइए आप लोग यहाँ पे, तो ये बने आरबीआई के गवर्नर, ठीक। और अगर राजीव कृष्ण की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश के डीजीपी बने ना, यही है ना। तो इस तरीके से आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रश्न संख्या 44 के लिए, तो ए आपका आंसर यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है, ए आपका आंसर यहाँ पे आप लोग लगा लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे कह रहा है, वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के अनुसार वक्फ संपत्ति के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें और बताएं कि इनमें से कौन से कथन सही। थोड़ा बड़ा प्रश्न देख लीजिएगा आप लोग, 45 का आंसर क्या बन। यहाँ पे कह रहा है कि अब मौखिक रूप से वक्फ की घोषणा वैध मानी जाती है यदि वह आपको मुतलवी द्वारा सार्वजनिक रूप से किया जाए, ठीक। फिर क्या, संशोधन के अनुसार अब आयोग के आधार पर किसी संपत्ति को वक्फ घोषित नहीं किया जा सकता। वक्फ अल औलाद के अंतर्गत केवल संतान को ही लाभार्थी माना जा सकता है, महिलाओं को और अनाथों को नहीं, ठीक है। फिर कह रहा है अब वक्फ बोर्ड की प्रत्येक माह कम से कम एक बैठक होना अनिवार्य है। प्रश्न संख्या 45 का आंसर क्या बन रहा है यहाँ पे बताइए। तो 45 का आंसर आपके यहाँ पे देखा जाए दूसरा और आपका चौथा यहाँ पे सही बता रहा है, ठीक है। इस तरीके से आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे तीसरा और पहला गलत है। तो इस तरीके से आपका 2 और 4 मतलब ये आंसर बनेगा, ठीक है, 2 और 4 मतलब ये आंसर आपके यहाँ पे बन जाएगा। देखिए इसमें व्याख्या नहीं दी गई है और मैं यहाँ पे व्याख्या थोड़ा सा खोज रहा हूँ, मिला उतना सही से मिला नहीं दी। वैसे मैं ये कई बार आप लोग को पढ़ा चुका हूँ, तो आप लोग थोड़ा सा जो घटना सार उसमें देख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए क्योंकि समय बहुत ज़्यादा हो जाएगा ना वीडियो की, जो लेंथ हो जाएगी वो काफ़ी अच्छी खासी हो जाएगी। अगला कह रहा है कि भारत सरकार द्वारा जातिगत जनगणना के अनुमति दिए जाने से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना आपको, ठीक है। आइए देख लेते हैं 46 में ये क्या कह रहा है आपको यहाँ पे देखा जाए कि जातिगत आंकड़े प्राप्त होने से संविधान के अनुच्छेद 38(1) के तहत समान सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में सटीक जो हस्तक्षेप संभव होगा, ये हो सकता है, ये आपका कारण मतलब एक तरीके से इससे ये होगा, ठीक है। ये अनुच्छेद 46 के तहत अनुसूचित जाति और जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के शिक्षा आर्थिक हितों की रक्षा को संवैधानिक वैधता प्रदान करता है, संवैधानिक वैधता प्रदान करता है, ठीक है, ये हो सकता है। जातिगत गणना सामाजिक न्याय के लिए डेटा आधारित नीतियों की नींव बनती है, लेकिन इससे संविधान के अनुच्छेद 14 क के समानता के अधिकार का संघर्ष उत्पन्न होता नहीं, कहाँ होता है, ये तो और अच्छा होगा ना इस तरीके से देख के। जनगणना की प्रक्रिया की जो प्रक्रिया है भारत की समवर्ती सूची का विषय है, इसलिए केंद्र और राज्य दोनों जातिगत आंकड़े संग्रहित करने का समान अधिकार नहीं। भैया ये तो केंद्र सूची का विषय है, समवर्ती सूची का विषय ही नहीं है, ठीक है, ये केंद्र सूची का विषय है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे इसको याद रखिएगा, गलत हो जाएगा ये। तो आंसर आपका 1 और 2 बनेगा ना, 1 और 2 आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक। इस तरीके से आप लोग ओनली 1 और 2 आंसर लगा लीजिएगा।
चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपको यहाँ पे सुमेल करना है। कुछ उपग्रह और संगठन है और क्या उनकी विशेषता, ये क्या उनका उद्देश्य है। तो आइए प्रश्न संख्या हम लोग 47 में देखते हैं। जैसे कि स्कॉट है, ठीक है, एक तरीके से इसको क्या कहते हैं, दिगंत तारा भी कहते हैं। दरअसल ये क्या है, अंतरिक्ष मलबा ट्रैकिंग के लिए बनाया गया ना, यही है ना, आपका इस पे एक को मिला देते हैं, ठीक। इसके बाद है आपका पिक्सेल, आपका यहाँ पे फायरफ्लाई। तो दरअसल ये क्या है, तो ये एक तरीके से देखा जाए तो आपका जो हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग और आपका पर्यावरण निगरानी के लिए बनाया गया, ठीक है। इस तरीके से दो पे हम मिला सकते हैं। यहाँ पे लियो लैब अगर देखा जाए तो संयुक्त राज्य अमेरिका का है, यूएसए का, एबिलिटी टू ट्रैक आपका यहाँ पे डेब्रिस एज स्मॉल एज 2 मतलब एज 2 सेंटीमीटर यूजिंग ग्राउंड बेस्ड रडार, यही है ना। तो इस तरीके से आपका आंसर यहाँ पे 3 पे आ जाएगा, ठीक है। 3 पे जाएगा मतलब कि ग्राउंड रडार से 2 सेंटीमीटर मलबा ट्रैक क्षमता इसकी है, ठीक। और इसके बाद अगर देखा जाए यहाँ पे क्या कह रहा है, तो जो आपका नॉर्थ रूप आपका यहाँ पे गुरमन है, जैसे ये भी यूएसए का है। ये सैन्य उपयोग हेतु SPSS और GSSAP एक अंतरिक्ष यान है। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे ये हो जाएगा आंसर आपका 1 2 3 4 मतलब आमने सामने सुमेल। तो आंसर आपका ए बन जाएगा ना, ए आपका आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही बन जाएगा, ठीक। चलिए निम्नलिखित जो कथन है इन पर विचार कीजिए और बताइए कि इनमें से कौन से आपके यहाँ पे क्या है। तो भैया सही हो रहे हैं ना, यही बताना ना आपको, सही है। जैसे कह रहा है खींचन रामसर स्थल थार मरुस्थल में स्थित और प्रवासी पक्षियों के लिए आवास प्रदान करता है। मेनार जो स्थल है वो सामुदायिक संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है और इसे जो बर्ड विलेज है कहा जाता है। तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश 2025 तक रामसर स्थलों की संख्या क्रमशः 20 और 10 है। भारत रामसर साइट्स की कुल संख्या में एशिया में तीसरे स्थान पर है। चलिए बताइए यहाँ पे 48 का आंसर क्या बनेगा। यहाँ पे 48 का आंसर क्या आ जाएगा। देखिए अगर बात करें यहाँ पे पहला तो सही है, तो रिसेंट अभी 2 रामसर साइट जोड़ी गई हैं, ऐड की गई हैं, खींचन और आपका यहाँ पे मेनार, जिससे रामसर साइट की संख्या टोटल कितनी हो गई, 91 हो गई है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे दूसरा भी सही है। अब ये कह रहा है तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में 2025 तक रामसर स्थलों की संख्या, तो तमिलनाडु में 20 है जो कि सबसे अधिक है, फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश का क्रम आता है, ये भी सही है, ठीक है। ये कह रहा है भारत रामसर साइट्स की कुल संख्या में एशिया में तीसरे स्थान पे, विश्व में तीसरे स्थान पे, ये एशिया में नहीं वर्ल्ड में तीसरे स्थान पर, ठीक है। तो इस तरीके से 1 और 2 आपका आंसर यहाँ पे 3 बन जाएगा, ठीक है। चलिए याद रखिएगा आप लोग यहाँ पे आंसर यहाँ पे बन जाएगा ओनली 1 2 एंड 3, ठीक। ये आंसर आपका यहाँ पे बन जाएगा, इसको याद रखिएगा। इसके बाद 49वां प्रश्न है कि भारत कला इतिहास कांग्रेस का 32वां सत्र फरवरी 2025 में कहाँ पे आयोजित आपका एक तरीके से हुआ था। तो 49 का आंसर नोएडा में हुआ था ना, नोएडा कहने के बाद आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो आपका डी आंसर बिल्कुल सही बन जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखा जाए। 50वां प्रश्न कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 किस पुस्तक को प्रदान किया गया है। मतलब जो आपका बुक है जिसको इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला है उसका नाम क्या है यहाँ पे, तो हार्टलैम बानो मुश्ताक जी की ये पुस्तक है, कन्नड़ भाषा में इन्होंने लिखी है, ठीक है। दीपा जी ने इसको क्या किया है, तो इसको अनुवादित किया इंग्लिश में, ठीक है। तो इस तरीके से PPSC में भी पूछा था ना, यही प्रश्न था सीधे। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं इसका आंसर आपका क्या बन जाएगा, तो इसका आंसर आपका यहाँ पे बन जाएगा बी वाला, ठीक है। बी आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही। 51 कह रहा है कि किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हुडो को पराजित किया था। तो स्कंदगुप्त का जो अभिलेख है आपको पता है कि यहाँ पे किससे संबंधित होगा, तो इलाहाबाद स्तंभलेख बताइए, या फिर आपका भीतरी स्तंभलेख। किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हुडो को पराजित किया था, तो ये भीतरी से पता चलता है ना, भीतरी गाजीपुर वाला, ठीक है, सैदपुर में है ना, तो यहाँ से पता चलता है। इस तरीके से आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये आपका आंसर बनना चाहिए यहाँ पे, ये आपका आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपके यहाँ पे कि हाँ ये देखते हैं, ये कह रहा है कि वैदिक जो काल है उसके दौरान वर्ण व्यवस्था और कर्म सिद्धांत के मध्य का जो वैचारिक संबंध था वो क्या था, आपको सिंपल से ये बताना है। दरअसल अगर देखा जाए कर्म के आधार पर वर्ण तय होता था, यह गीता में वर्णित है। नहीं नहीं नहीं, ये गलत है। कर्म और गुणों के आधार पर वर्ण व्यवस्था को मान्यता मिली थी, ये सही है, ये आपको यहाँ पे सही है। प्रश्न संख्या 52 का आंसर सी बनना चाहिए, सी आपका आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी गुफाएं त्रिमूर्ति के लिए विख्यात है। विच ऑफ द फॉलोइंग केव्स इज फेमस फॉर द त्रिमूर्ति स्कल्पचर। तो यहाँ पे आंसर क्या बनेगा बताइए, 53 का आंसर क्या बनेगा, तो एलिफेंटा, एलिफेंटा मतलब आपका आंसर यहाँ पे सी बन जाएगा। सिंपल सा सी आंसर आप लोग यहाँ पे लगा लीजिएगा, एलिफेंटा गुफाएं आपके आंसर यहाँ पे हो जाएंगे। पहले तमिल संगमम का आयोजन कहाँ पे किया गया, तो प्रश्न संख्या 54 का आंसर यहाँ पे क्या बन सकता है, मदुरई, मदुरई मतलब आपका आंसर यहाँ पे डी बन सकता है, ठीक। इस तरीके से आप लोग यहाँ पे डी आंसर लगा लीजिएगा। अगला कह रहा है कि मध्यकालीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा आकार की दृष्टि से आरोही क्रम सही एक तरह से अनुक्रम है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए आकार के हिसाब से कुल मिला जुला की ये बात हो रही है। 55 में आंसर क्या बनेगा, जैसे कि सबसे पहले परगना सरकार सूबा यही होता था ना, परगना सबसे बड़ा फिर सरकार फिर सूबा होता था, तो इस तरीके से आपका यही आंसर बनेगा ना, यही आपका आंसर यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर के क्रम में हमें दिखाना, असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। मतलब असेंडिंग ऑर्डर मतलब समझ रहे हैं क्या, बढ़ते क्रम में ना, मतलब सबसे छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा, तो परगना होता था फिर सरकार फिर सूबा होता था, ठीक। चलिए अगला कह रहा है आपके यहाँ पे कि
स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि इनमें से कौन से आपके यहाँ पे देखा जाए तो क्या है, तो भैया सही है ना, ठीक है। जैसे इसने देसी शिल्पकारों के कौशल तथा उद्योग को पुनर्जीवित करने में योगदान दिया। स्वदेशी आंदोलन के एक अवयव के रूप में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना हुई थी। प्रश्न संख्या 56 का आंसर क्या बन जाएगा, सिंपल सा आंसर है। और सिंपल सा यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो आपका यहाँ पे जवाब हो जाएगा कौन सा, 1 और 2, अर्थात दोनों स्टेटमेंट आपके यहाँ पे सही बन रहे हैं। तो आप लोग सिंपल सा यहाँ पे सी आंसर लगा लीजिएगा, ठीक। चलिए, सूची को सूची 2 से शामिल करना, आइए देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है फुतुहात ए आलमगीरी, मासिर ए आलमगीरी, आलमगीरनामा, मुंतखब उल लुबाब। बड़ा अच्छा नाम है ये सब, थोड़ा सा टेढ़ा नाम है ये सब, अच्छा कैसे कर सकते हैं। चलिए फिर भी बताइए क्या होगा। सबसे पहले फुतुहात ए आलमगीरी, तो ये किसकी पुस्तक है या किसकी रचना है, तो ये हो जाएगी आपका ईश्वर दास नागर, ठीक है। मासिर ए आलमगीरी, तो ये हो जाएगी आपके यहाँ पे साकी मुश्ताक खां। और इसके बाद आलमगीर नामा की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा मोहम्मद काजिम। और मुंतखब उल लुबाब, तो ये खाकी खां, खाफी खां है नाम इनका, खाफी खां, ठीक है। तो इस तरीके से आंसर क्या बनेगा आपका, आंसर यहाँ पे सी बनेगा, ठीक है। तो सी आंसर आप लोग यहाँ पे लगा लीजिएगा, सी वाला। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि ये दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है। निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध आईएनए मुकदमे के वकील थे, तो आंसर यहाँ पे भूला भाई देसाई। भूला भाई देसाई कहाँ है, आपका ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, ठीक। यदि 1857 का विद्रोह ना हुआ होता तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की दिशा पर क्या प्रभाव पड़ता। बेसिकली क्या होता कि यहाँ पे राष्ट्रीयता की जो भावना है उसका बीज नहीं बोया जाता, ठीक है। आंसर आपके यहाँ पे बन जाएगा ए वाला। अगला कह रहा है कि ये कह रहा है कि 19वीं शताब्दी में भारत में हुए सामाजिक धार्मिक जो सुधार आंदोलन है उनकी सीमाओं को आज के परिप्रेक्ष्य में कैसे समझा जा सकता है, बताइए 60 का आंसर क्या हो जाएगा। दरअसल ये जो आंदोलन है मुख्यतः समाज के उच्च वर्गों तक सीमित रहे और महिला मुद्दों पर एक रूप नहीं थे। इस तरीके से आपका ए वाला आंसर यहाँ पे पर्याप्त लग रहा है आंसर यहाँ पे सही बनाने के लिए, ठीक है। आपका ये आंसर हो जाएगा, ए वाला आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये आंसर आप लोग लगा लीजिएगा यहाँ पे प्रश्न संख्या 60 के लिए, ठीक। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपको यहाँ पे देखा जाए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ठीक है। आइए देख लेते हैं और बताएं कि इनमें से कौन से कथन सही है। प्रश्न संख्या आपका 61 ये कह रहा है आपका देखा जाए कि जो आपका नौ परिवहन होता है, नेविगेशन, और आपका जो मत्स्य ग्रहण होता है, एक तरह से फिशिंग जो होती है, उसमें ज्वार भाटा अत्यंत सहायक होते हैं। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ज्वार भाटा का मतलब ही क्या होता है, पानी उठ के ऊपर उठता है नीचे गिरता है, तो इस तरीके से मछलियां भी तो आ सकती हैं, तो ये आपका सही है, ठीक है, सही है। उच्च ज्वार भाटे बड़े जलियान होते हैं, उनको बंदरगाह में, मतलब जो बंदरगाह है उसमें सुरक्षित प्रवेश करने या निकालने में, मतलब या निकालने के योग्य बनाते हैं, बिल्कुल बनाते हैं, सही बात है। ज्वार भाटा बंदरगाहों में साधन, मतलब ये आपके फैसिलिटेशन को रोकता है, ये भी सही है। कांडला तथा डायमंड हार्बर ज्वारीय बंदरगाह आपके हैं, हाँ ये सही है। इस तरीके से आपका आंसर 1, 2, 3 और आपका 4 बन जाएगा, मतलब डी आंसर आप लोग यहाँ पे लगा लीजिएगा, ठीक। चलिए अगला कह रहा है आपके यहाँ पे कि ये कह रहा है कि यदि आप कावेरी, गोदावरी और कृष्णा नदियों के संगमों को जो क्रम है पश्चिम से पूर्व की ओर लाएंगे या फिर लगाएंगे तो सही क्रम क्या हो जाएगा, पश्चिम से पूर्व की ओर पूछ रहा है, ठीक है। 62 का आंसर देखते हैं हम लोग क्या बनेगा। तो पश्चिम से पूर्व अगर हम आएंगे, पश्चिम से हमें किधर आना है, यहाँ पे पूर्व की साइड आना है, ठीक है। तो सबसे पहले गोदावरी, कावेरी, कृष्णा ये होना चाहिए ना, ठीक है, यही आंसर लगाइए आप लोग यहाँ पे, ठीक। आंसर आपको यहाँ पे बी हो जाएगा, ठीक है, बी आपका आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ा जाए। ये कह रहा है अरावली पर्वतमाला भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है या एक मानी जाती है, इनमें से कौन सा कथन गलत है, देखते हैं। ये कह रहा है कि यह दिल्ली से गुजरात तक विस्तृत है, यह प्राचीन जो आपका क्रेटोनिक प्लेट्स है उसके विघटन से बना है, यह आज भी हिमालय की तरह ऊंचाई में बढ़ रही है, गलत बात है, कहाँ बढ़ रही है, तो अवशिष्ट पर्वत हो चुकी है ना, अवशिष्ट पर्वत का एग्जाम्पल हो चुकी है ये, इस तरीके से आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि शेष इसका जो अंश वही बचा हुआ है, आप तो ये बढ़ेगी क्यों, ठीक है। तो इस तरीके से आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो आपका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है ना। और ये भूगर्भिक रूप से मृत आपका पहाड़ियाँ हैं, तो हाँ सही है।
अगला कह रहा है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को अस्वीकार करने के वैज्ञानिक जो कारण है उनमें से कौन सबसे उपयुक्त है, मतलब जो विच ऑफ द फॉलोइंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट साइंटिफिक रीजन फॉर द रिजेक्शन ऑफ द जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी थी जिसको वैज्ञानिक साहब ने बताया था। तो बेसिकली बताइए 64 का आंसर क्या बन सकता है। तो यहाँ पे बताइए, जिससे देखा जाए ये प्लेटों की गति की दर स्पष्ट नहीं करती है, ठीक है, ये महासागरों के गठन का कारण नहीं बताती है, ठीक है, ये समुद्री पर्वतों की व्याख्या नहीं करती है, ये प्लेटों को चलाने वाली जो ऊर्जा है उसका स्रोत नहीं बताती है, ये तो नहीं बता पाती है, ठीक है। इस तरीके से आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो आपका आंसर यहाँ पे डी वाला सही लग रहा है, डी वाला सबसे सही लग रहा है, डी वाला आपको यहाँ पे सबसे सही लग रहा है। तो इस तरीके से डी वाला आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। चलिए अगला कह रहा है 65, यहाँ पे महासागरीय गिरता और स्थान है, तो आइए थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं क्या आपका हो जाएगा प्रश्न संख्या 65 के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि एलुसियन, फिर आपका कर्मडेक, फिर आपका सुंडा, फिर आपका दक्षिण जो सैंडविच है। दरअसल ये सब क्या है, ट्रेंच है, आपको बताना कहाँ पे लोकेशन में इनकी कहाँ पे है, मतलब कहाँ पे स्थित है। सबसे पहले अगर बात करें एलुसियन जो आपका ट्रेंच है, ये पाई जाती है प्रशांत महासागर, लेकिन उत्तर प्रशांत महासागर में, ठीक है, चलिए मान गए इसको। इसके बाद देखा जाए कर्मडेक कहाँ पे है, तो कर्मडेक आपका हो जाएगा दक्षिण प्रशांत महासागर में। और अगर बात करें सुंडा, तो सबको पता है कहाँ पे सुंडा कर, तो ये हो जाएगा हिंद महासागर में। देखिए सी पे 1 है, कहीं तो नहीं बन रहा है, कोई बात नहीं, 2 था। सैंडविच भी पता है आप लोग को दक्षिण अटलांटिक में है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका आंसर यहाँ पे क्या बना, आंसर आपका बना बी, बी आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल सही। इस तरीके से याद रखिएगा, ऐसे प्रश्न अगर एग्जाम में आया तो गलती मत करिएगा, ठीक है। तो आपका यहाँ पे बी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला कह रहा है आपका निम्नलिखित में से कौन सा देश द्वितीयक स्थल आवृत डबल लैंडलॉक कंट्री जो होते हैं वो हैं, बताइए इनमें से क्या हो जाएगा। लग्जमबर्ग, उज्बेकिस्तान, आर्मेनिया, आपका कजाकिस्तान। तो 6-7 देश हैं ऐसे जो आपके डबल लैंडलॉक है। बताइए यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न संख्या 66 का, तो 66 का आंसर उज्बेकिस्तान, आपका आंसर यहाँ पे बन जाएगा उज्बेकिस्तान। मतलब एक तरीके से देखा जाए 2-2 देश घेरे हुए हैं कुल मिलाकर, ठीक है। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से स्थल जो है भूमध्य रेखा के निकट होते हुए भी आर्द्र जो आपके ह्यूमर जलवायु उसमें नहीं आते हैं। अब ये बताइए कैसा प्रश्न है, ये बड़ा अच्छा प्रश्न है ना। तो नाइजीरिया, मतलब नाइजीरिया सवाना है, पेरू तटवर्ती क्षेत्र है, इंडोनेशिया है, कोलंबिया, तो आपका यही पेरू वाला बनेगा ना। तो इस तरीके से आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा बी वाला, ठीक है, बी वाला आपका आंसर यहाँ पे सही है, ठीक है ना। चलिए अरसर क्या कह रहा है आपका यहाँ पे निम्नलिखित में से भारत के संविधान में उल्लेखित भाषाओं के बारे में क्या सही है, जैसे कि यहाँ पे देखा जाए तो कौन सा सही बताइए। अरसर का आंसर क्या बनेगा यहाँ पे, दरअसल देखा जाए यहाँ पे तो कह रहा है नेपाली भाषा संविधान के 8वें अनुसूची में सम्मिलित है, कब से सम्मिलित है भैया, गलत हो जाएगा ना, सही है बताइए, सही है या नमक नहीं है, आपको पता होना चाहिए। अभी मैं पूरा इतिहास बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले शेड्यूल कौन सा 8 ना, अनुसूची 8 में यहाँ पे देखा जाए क्या लिखा है, यहाँ पे निम्नलिखित में भारत के संविधान के उल्लेखित भाषा के बारे में। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि सबसे पहले अगर देखा जाए तो अनुसूची 8 में भाषाएं दी गई हैं, मूल में कितनी थी, 14 भाषा थी, 14 भाषा थी। 15वीं भाषा जोड़ी जाती है 21वें संविधान संशोधन के द्वारा, कौन सी, सिंधी। फिर आपका होता है 71वां संविधान संशोधन जिसके तहत नमक जोड़ा जाता है, तो नमक में आपका नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी जोड़ी जाती है। तो इस तरीके से वही तो बता रहा है आपसे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, तो नेपाली भाषा संविधान के 8वें अनुसूची में सम्मिलित है। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपका क्या होता है, तो 92वां संविधान संशोधन होता है, ठीक है, 2003 के आसपास होता है, ठीक है। इससे आपका देखा जाए तो बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली 4 भाषाएं जोड़ी जाती है, तो कुल वर्तमान में 22 भाषाएं आपकी हो जाती हैं, ठीक है। इस तरीके से याद रखेगा आप लोग, ठीक है ना। अगला कह रहा है कि राज्य विधायिका से संबंधित अनुच्छेद को यहाँ पे क्या करना है, सुमेल करना है। तो आइए देख लेते हैं सुमेल करके, सिंपल सा प्रश्न संख्या आपका यहाँ पे 69। तो सबसे पहले कह रहा है आपका राज्यों में विधायिका का गठन, तो ये होगा आपका 168 से ना, 168 से होता है। फिर कह रहा है कि विधानसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, तो ये होंगे आपका यहाँ पे देखा जाए 178, ठीक। सदस्यों के वेतन भत्ते, सदस्यों के वेतन भत्ते, एक सेकंड रुकिएगा, थोड़ा सा गलत कुछ हो रहा है क्या मुझसे, विधानसभा के अध्यक्ष का उपाध्यक्ष सही तो 78 ही में जाएगा, ये 178 मतलब सदस्यों के वेतन भत्ते ना, सदस्यों के वेतन भत्ते ये जाएगा आपका 195 में। और धन विधेयक की परिभाषा 199 में दी गई है, यही तो है। आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी बन जाएगा, बी आपका आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। तो बी आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो सही हो जाएगा, ठीक है, बी आंसर लगा लीजिएगा आप लोग यहाँ पे। अगला कह रहा है कि यदि राज्यपाल अपने विवेकाधीन अधिकार से विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेज देता है तो निम्न में से कौन सी स्थिति संभवतः उत्पन्न हो सकती है। 70 का आंसर आपके यहाँ पे क्या बनेगा। दरअसल राष्ट्रपति जो है ना वो विधेयक को अनिश्चित काल तक लंबित रख सकता है, ये स्थिति बन सकती है। तो आंसर आपके यहाँ पे क्या बनेगा,
तो सी वाला सही लग रहा है। ठीक है, सी आपका आंसर यहाँ पे बन सकता है, सी आंसर लगा लीजिएगा आप लोग। अगला कह रहा है आपके यहाँ पे कि सूची को सूची 2 से सुमेल करना, संविधान सभा के संविधान सभा समिति और अध्यक्ष। तो सबसे पहले अगर हम बात करें प्रश्न संख्या 71 में, तो मूल अधिकार जो समिति थी इसके अध्यक्ष थे आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष की अगर मैं बात करूं तो ये हो जाएंगे आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। और संघ जहां भी है तो जवाहरलाल नेहरू जी लगा लीजिएगा। और प्रारूप समिति डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे आंसर क्या बना आपका, आंसर आपका यहाँ पे ए बता रहा है, ए आप लोग आंसर लगा लीजिएगा। ठीक हो गया ना, ए आपका आंसर है। चलिए अगला प्रश्न 72 क्या कह रहा है आपके यहाँ पे, देखा जाए 72 प्रश्न क्या कह रहा है आपके यहाँ पे, कह रहा है कि यदि केंद्र सरकार किसी विशेष राज्य को वित्त आयोग की सिफारिश के बिना विशेष अनुदान देना शुरू कर दे तो यह निम्न में से किस संवैधानिक सिद्धांत का उल्लंघन होगा। 72 का आंसर होगा दरअसल अनुच्छेद 280 और सहकारी संघवाद का ना, यही ना होगा आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो आपका आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, बी आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्या कह रहा है आपके यहाँ पे, देखा जाए कह रहा है कि 11वीं और 12वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ने का मुख्य उद्देश्य क्या था। बेसिकली देखा जाए प्रश्न संख्या 73 की जो बात यहाँ पे हो रही है, इसमें ये हो जाएगा कि स्थानीय निकायों की जो कार्यात्मक जिम्मेदारी उसको स्पष्ट करना था। ठीक है, इस तरीके से आपका आंसर यहाँ पे सी वाला बिल्कुल सही बना, तो सी आंसर आप लोग यहाँ पे क्या करिएगा, तो सिंपल सा सी आंसर लगा लीजिएगा। ठीक है, चलिए ये जाएगा ना। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है 74 कथन कारण कह रहा है कि आधार अधिनियम 2016 के तहत भारत में रहने वाला कोई भी व्यक्ति चाहे वो भारतीय नागरिक हो या ना आधार संख्या प्राप्त कर सकता है। ठीक है, कारण कह रहा है आधार कार्ड का होना भारतीय संविधान अथवा नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत नागरिकता का प्रमाण नहीं माना जाता है। 74 का आंसर क्या बनेगा बताइए, तो 74 का आंसर क्या हो जाएगा, देखिए कथन कारक दोनों से यहाँ पे व्याख्या बता रहा है, आपका यहाँ पे नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका आंसर यहाँ पे बी बता रहा है। क्या आंसर बता रहा है आपका, तो यहाँ पे बी आंसर बता रहा है। ठीक, चलिए अगला क्या कह रहा है आपके यहाँ पे, देखा जाए कि कभी कभी स्फीति महंगाई दर में अचानक तेजी से वृद्धि या गिरावट के लिए आधार प्रभाव जो था बेस इफेक्ट को उत्तरदायी ठहराया जाता है। इस संदर्भ में आधार प्रभाव से क्या आप समझते हैं बताइए। 75 का आंसर क्या आ जाएगा, दरअसल क्या होता है ना, ये एक तरीके से देखा जाए तो यह विगत वर्ष की समान अवधि की कीमतों को क्या करता है, स्फीति दर की गणना पर पड़ने वाला सांख्यिकी प्रभाव एक तरीके से है ये। तो कुल मिला के सी आपका आंसर यहाँ पे बन रहा है, सी आंसर आपके यहाँ पे क्या जाएगा, बिल्कुल सही। तो सी आंसर आप लोग यहाँ पे लगा लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपके यहाँ पे, देखा जाए अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपके यहाँ पे, ये कह रहा है कि ट्विन डिफिसिट जो हाइपोथेसिस है इससे क्या आप समझते हैं बताइए। तो प्रश्न संख्या 76 का आंसर दरअसल क्या हो जाएगा कि ये चालू खाता घाटा और राजकोषीय घाटा दोनों के साथ बढ़ने की प्रवृत्ति को दर्शाता है। तो इस तरीके से आपका आंसर यहाँ पे बनेगा कौन सा, तो आपका आंसर यहाँ पे बनेगा भैया बी वाला। ठीक है, बी वाला आपका आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, अगला कह रहा है आपका 77वां प्रश्न कि निम्नलिखित कथन कारण है, मतलब एक तरीके से देखा जाए तो कथन कह रहा है भारत में अमीर व गरीब दोनों ही कुपोषित है। सही बात है, अमीर गलत भोजन का खाते हैं और गरीब सूखा मतलब रूखा सूखा खाते हैं। तो कारण भी आपका गलत सही है यहाँ पे, मतलब एक तरह से सही बता रहा है। तो कथन कारण दोनों से व्याख्या भी कर रहा है, ये तो एक तरीके से PYQ है। ठीक है, ये आपका आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही जगह, बोथ स्टेटमेंट मतलब यहाँ पे कथन कारण दोनों गलत सॉरी सही, और यहाँ पे व्याख्या कर रहा है। ठीक है, चलिए ये क्या कह रहा था देखा जाए 78 में, ये कह रहा है कि कभी कभी उत्पत्ति के नियम रूल्स ऑफ ओरिजिन को FATA का एक संवेदनशील विषय कहा जाता है। इसका जो प्रमुख कारण है वो क्या है, तो 78 का आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, दरअसल ये तय करता है कि किसी वस्तु को वास्तव में किसी विशिष्ट देश में आयातित माना जाए या नहीं माना जाए, इसलिए। तो इस तरीके से आपका आंसर यहाँ पे बी वाला बिल्कुल सही बन रहा है। ठीक है, बी आप लोग आंसर यहाँ पे सिंपल सा लगा लीजिएगा। चलिए अगला क्या कह रहा है आपके यहाँ पे, देखा जाए निम्नलिखित घटनाओं को उनके प्रारंभ काल के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो आइए देख लेते हैं, ये भी आपका एक तरह से PYQ है ना। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल सा अगर देखा जाए प्रोजेक्ट टाइगर तो 1973 में आता है, 1973 में आता है आपका प्रोजेक्ट टाइगर। हाथी प्रोजेक्ट 1992 का है, और जैव विविधता अधिनियम आपका 2002 का है, और ये वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 का है। हो गया ना सब। तो इस तरीके से आपका आंसर यहाँ पे क्या बन रहा है 79 का, तो बन रहा है आपका क्या 79 का 1 3 4 2 बता रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से सबसे पहले ये आएगा 72, फिर उसके बाद आएगा 73, फिर आपका 92, फिर आपका ये वाला है। ठीक है, तो चलिए मियावाकी पद्धति किसके लिए विख्यात है बताइए। दरअसल यहाँ पे देखा जाए मियावाकी पद्धति शहरी क्षेत्रों में लघु वनों का सृजन करती है ना। इस तरीके से आपका आंसर यहाँ पे सिंपल सा क्या बन जाएगा, तो सी आपका आंसर यहाँ पे बन जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग सी आंसर यहाँ पे लगा सकते थे। ठीक, सी आंसर आपके यहाँ पे हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ा जाए। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या कह रहा है आपका यहाँ पे, प्रश्न संख्या आपका 82। ये कह रहा है कि कितना तापमान होने पर जो पाठ्यांक है
सेल्सियस और फ़ारेनहाइट ताप कमियों में एक होता है। मतलब एक तरीके से एट व्हाट टेम्परेचर टू द सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट सेल स्केल जो होती है रीड द सेम आपका कैलकुलेशन। तो -40 आपका यहाँ पे होता है, -40 आप लोग यहाँ पे सिंपल से याद रखिएगा। ठीक, कई बार ये पीछे से पूछ चुका है, इसलिए आप लोग सबको पता होगा यहाँ पे। ठीक, चलिए इसके बाद 82 हो गया। 82 के बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या 83। ये कह रहा है कि यदि किसी उत्तल लेंस मतलब कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, का एक पक्ष चपटा कर दिया जाए तो उसकी जो फोकस दूरी है क्या उस पर प्रभाव पड़ेगा। मतलब इफ वन साइड ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज फ्लैटेड दैट व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन इट्स फोकल लेंथ। मतलब क्या होगा बता सकते हैं आप लोग यहाँ पे, बताइए। प्रश्न संख्या 83 का आंसर आपके यहाँ पे तो बढ़ जाएगी ना, मतलब एक तरीके से विल डिक्रीज हो जाएगी, सॉरी इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पे आंसर ए बनेगा ना, बढ़ जाती है, बढ़ जाएगी। ठीक है, इस तरीके से आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो आपका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, बढ़ जाएगी यहाँ पे, ये बढ़ जाएगी। तो ये आंसर आप लोग यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक, चलिए अगला कह रहा है कि कोहरे के या कोहरे में निम्नलिखित में से कौन सा जो कोलाइडल यंत्र है वो एक तरीके से देखा जाए मतलब तंत्र अभी वक्त होता है। मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग कोलाइडल सिस्टम इज एक्सप्रेस्ड इन फॉग। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा 84 का, 84 का आंसर आपका हो जाएगा गैस में द्रव्य। ठीक है, तो गैस में द्रव्य मतलब आपका ये आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही लग रहा है। ठीक, ठीक है, चलिए अगला कह रहा है कि निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण पूछ रहा है ना यहाँ पे, केमिकल चेंज का, फिजिकल चेंज नहीं। ठीक है, बताइए यहाँ पे। बेसिकली अगर देखा जाए प्रश्न के 85 में, तो सब्जियों को पकाने पर उनका मुलायम होना, इस तरीके से ये तो फिजिकल केमिकल चेंज है, क्योंकि फिर मतलब वो फिर से तो ही ना सब्जी बन सकती है। अब पक गई है, अब धीरे धीरे नहीं खाएंगे तो खराब भी हो जाएगी, तो इस तरीके से कुल मिला जाएगा नया प्रोडक्ट बन जाता है यहाँ पे। तो आंसर आपका सब्जियों को पकाने पर उनका मुलायम हो जाना। ठीक है, तो इस तरीके से आपका आंसर यहाँ पे भी हो जाएगा। जैसे कह रहा है सानी हुई मिट्टी को सूखने पर भंगुर हो जाना, तो ये तो एक तरह से फिर से गीला करेंगे फिर से वैसे हो जाएगी। ठीक है, नमक का पानी में घुलाना, तो ये भी एक तरीके से नमक को क्या करेंगे, पानी में घुलेंगे, तो कोई आपका एक तरह से नया रिएक्शन नहीं हो रहा है। ठीक है, चलिए अगला सूची को सूची दोस्तों में करना वैज्ञानिक अवधारणा है और वैज्ञानिक है, तो आइए देख लेते हैं यहाँ पे सिंपल सा प्रश्न संख्या जो आपका यहाँ पे 86 बन रहा है। ठीक है, जैसे उत्परिवर्तन का सिद्धांत हिगो डिब्रीज, तो हिगो डिब्रीज में तो आपका 4 पे चला जाएगा। ठीक है, ए पे आपका 4, ए पे 4 आपका यहाँ पे देखा जाए तो कम से कम 2 ऑप्शन में। विकास का सिद्धांत किसने दिया है, विकास का सिद्धांत किसने दिया है, तो ये दिया आपका यहाँ पे डार्विन ने ना, डार्विन ने दिया है, डार्विन ने दिया है। बात करें एक जीन एक एंजाइम का परिकल्पना किसने की है, तो ये की है बीडल और टैटम ने। और देखा जाए जो आपके ओपेरॉन अवधारणा ये आपका जैकब और मोनॉन ने दी थी। ठीक है, इस तरीके से ही ना आपका आंसर क्या बना, प्रश्न संख्या जो 86 है, 86 का आंसर बना आपका यहाँ पे क्या, बी बना। बी आपका आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही हो जा रहा है, तो बी आंसर आप लोग लगा लीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, बी। चलिए अगला कह रहा है फिर से सुमेल करना है। आइए कुछ पादप हैं और उनके क्या कह सकते हैं उपयोग है, जैसे आइए यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं प्रश्न संख्या 87 के लिए। सबसे पहले आपका ब्राह्मी है, तो ब्राह्मी बेसिकली मस्तिष्क का टॉनिक होता है, कई बार बताया जाता है। ठीक है, सदाबहार की अगर मैं बात करूँ, सदाबहार की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो क्या हो जाएगा बताइए, तो ये मधुमेह को दूर करने वाला। ठीक, और पुदीना की बात करें क्या करता है पुदीना, तो एक तरीके से अगर पुदीना की बात करें हम लोग यहाँ पे, तो एक तरीके से ये आपका वात हट करता है, मतलब यहाँ पे देखा जाए तो फॉर अर्थराइटिस। ठीक है, और यहाँ पे तुलसी तो कफोत्सारक होता है, मतलब जो कफ होती है उसके लिए ना, यही ना। इस तरीके से आपका आंसर यहाँ पे 87 का क्या बनेगा, तो 87 का आंसर भी बी बन रहा है यहाँ पे, बी आपका आंसर बन जाएगा ना, 87 का आंसर बी बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बी आंसर आप लोग लगा लीजिएगा। चलिए अगला करें किसी आपका यूकैरियोटिक कोशिका की जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसमें उपस्थित डीएनए की प्रमुख विशेषता क्या है। 88 का आंसर क्या बनेगा, दरअसल यहाँ पे देखा जाए तो यह वृत्ताकार होता है और स्वतः आपका एक तरह से पुनर्उत्पादन करता है। तो इस तरीके से आपका आंसर यहाँ पे क्या बनेगा, आपका आंसर यहाँ पे बनेगा भैया कौन सा, तो सी वाला बन जाएगा, सी वाला आपका आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, इस चीज को आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। अगला करें यदि पृथ्वी पर सभी बैक्टीरिया समाप्त हो जाए तो निम्नलिखित में से सबसे पहले कौन सा जैविक जो चक्र वो प्रभावित होगा, बताइए। अच्छा प्रश्न कि नहीं, बहुत अच्छा प्रश्न। नाइट्रोजन चक्र, सबसे पहले नाइट्रोजन चक्र प्रभावित होगा, तो ये गलती भी मत करिएगा कि ऑक्सीजन चक्र, ये चक्र, वो चक्र। ठीक है, नाइट्रोजन चक्र, ठीक है ना, तो ये नाइट्रोजन चक्र आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। अगला कह रहा है कि मई 2025 में या मई 2025 को वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा प्रकाशित 8 प्रमुख उद्योगों को संयुक्त सूचकांक के अनुसार अप्रैल 24 मार्च 2025 के दौरान किन 2 क्षेत्रों में नकारात्मक विकास आपका देखने को मिला है, दर्ज किया गया है। तो प्रश्न संख्या 90 का आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, मतलब कच्चा तेल और आपका प्राकृतिक गैस। इस तरीके से आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो आपका सी आंसर बन जाएगा। ठीक है, 91 कह रहा है निम्न में से कौन सा विकल्प भारत की जो परमानेंट रेजिडेंसी स्टेट्स योजना है उसको अमेरिकी गोल्डन कार्ड योजना से भिन्न बनाता है। तो 91 का आंसर आपका यहाँ पे सिंपल सा कि भारत में निवेश के साथ रोजगार सृजन की अनिवार्यता है। तो इस तरीके से आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा सी वाला। ठीक है, सी वाला आपका आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, इस तरीके से याद रखिएगा। चलिए अगला कह रहा है कि आपका यहाँ पे यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस जिसको यूएलआई कहते हैं
की शुरुआत का उद्देश्य क्या है, तो 92 का आंसर आपका बनेगा यहाँ पे बी वाला, मतलब ऑनलाइन ऋण प्रक्रिया को सरल बनाना है। इस तरीके से आपका आंसर यहाँ पे बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे 93, ये कह रहा है कि हाल ही में दिव्या देशमुख ने फीडे वुमेन्स वर्ल्ड कप 2025 किस स्थान पर जीता है। 93 का आंसर क्या हो जाएगा बताइए। तो दरअसल ये आपका एक जगह पड़ती है जॉर्जिया में ना, बुटुमी ना, वहाँ पे जीता है ना। इस तरीके से आंसर आपका सी बन जाएगा यहाँ पे। अगला कह रहा है कि हाल ही में निधन हुए मेघनाथ देसाई जो द रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया जैसी चर्चित पुस्तक के लेखक भी थे, वे मुख्यतः किस क्षेत्र से संबंधित माने जाते हैं। तो 94 का आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा सार्वजनिक नीति यहाँ पे देखा जाए सार्वजनिक नीति, राजनीतिक अर्थशास्त्र एवं विकास अध्ययन का। इस तरीके से आपका सी आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला कह रहा है हाल ही में विमोचित आत्मकथा जनता की कहानी मेरी आत्मकथा निम्न में से किस राजनेता के जीवन पर आधारित है। तो 95 का आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा आपका यहाँ पे बी वाला। ठीक है, बी वाला आपका आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही है, बंडारू आपका दत्तरे। ठीक, यहाँ पे बी आंसर लगा लीजिएगा आप लोग, बी आंसर आप लोग यहाँ पे लगा लीजिएगा। ठीक है, चला जाए आगे। ठीक है, अगला कह रहा है कि 96वां यहाँ पे 2025 में ऑस्कर पुरस्कार अर्थात 97वां अकादमी पुरस्कार में बेस्ट पिक्चर श्रेणी में किस फिल्म को विजेता घोषित किया गया है। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, अनोरा ना, अनोरा आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही। इस तरीके से आप लोग यहाँ पे याद रखिए 96 के लिए अनोरा आपका आंसर यहाँ पे बन जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपका यहाँ पे, अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपका देखा जाए यहाँ पे, ये कह रहा है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जनपद में अंतर्राष्ट्रीय योग एवं आपको यहाँ पे देखा जाए योग एवं आरोग्य केंद्र की स्थापना हेतु भूमि निःशुल्क आवंटित की गई है। तो प्रश्न संख्या 97 का आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा बागपत में ना, बागपत आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा बिल्कुल सही, बागपत। ठीक है, अगला कह रहा है आपके यहाँ पे कि धरणी जो कि हाल ही में चर्चा में रहा किससे संबंधित है। तो धरणी की बेसिकली अगर बात करूँ मैं यहाँ पे, तो ये मानव भ्रूण मस्तिष्क का डिजिटल डेटाबेस है ना, ऐसा डेटा सेट है ये। ठीक है, इस तरीके से आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो आपका आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, बी आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्या कह रहा है कि विजयम जो बंदरगाह है उसके संदर्भ में से कौन से कथन सबसे मतलब किसमें भारत को सबसे अधिक दीर्घकालिक आपका लाभ मिल सकता है। तो 99 का आंसर आपका यहाँ पे क्या बनेगा, दरअसल यहाँ पे देखा जाए विदेशों पर ट्रांसशिपमेंट निर्भरता कम होगा यहाँ से, इसके बनने से। आंसर आपका सी वाला बिल्कुल सही लग रहा है, सी वाला आपका आंसर यहाँ पे क्या है, तो बिल्कुल सही है प्रश्न संख्या 99 के लिए। ठीक है, चलिए 100वां प्रश्न हम लोग देखेंगे यहाँ पे जल्दी से। 100वां प्रश्न क्या कह रहा है आपके यहाँ पे, 100वां प्रश्न कह रहा है विश्व जल विकास रिपोर्ट 2025 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा हिमनद क्षेत्र वर्ष 2040 तक पूर्णतः समाप्त हो सकता है। तो आपका समय का आंसर यहाँ पे अफ्रीका को जो माउंट किलिमंजारो हो, इस तरीके से आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो सी आपका आंसर यहाँ पे बन जाएगा। ठीक, सी आपका आंसर यहाँ पे बन जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है आपका कि सूची को सूची 2 से सुमेल करना। आइए सुमेल करते, कुछ आपके हड़प्पा संस्कृति के मतलब संस्कृति की बस्ती हैं और नदी जिस पर वो अवस्थित थी। तो आइए यहाँ पे जल्दी से सुमेल करते हैं। हड़प्पा आपको पता है रावी नदी के तट पे था। ठीक है, अगर कालीबंगा की अगर मैं बात करूँ तो ये घग्गर नदी के तट पे था। लोथल आपको भगवान नदी के तट पे मिलेगा। ठीक है, रोपड़ आपको सतलज नदी के तट पे मिलेगा क्योंकि पंजाब में है। ठीक है, इस तरीके से आपका आंसर यहाँ पे क्या बना, प्रश्न संख्या 101 के लिए, तो आपका ए आंसर बना। ये आपका आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही हो जा रहा है। ठीक, तो ये आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपके यहाँ पे, एलोरा का प्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर किस वंश के द्वारा निर्मित किया गया है। तो 102 का आंसर आपके यहाँ पे राष्ट्रकूट हो जाएगा। राष्ट्रकूट मतलब आपका आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, तो आपका सी आंसर हो जाएगा। ठीक, राष्ट्रकूट आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि मौर्य समाज का विभाजन 7 वर्गों में विशेष तौर पर उल्लेखित है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा बताइए आपका 103 का आंसर आपके यहाँ पे मैगजीन्स की जो इंडिका पुस्तक है उसी में। ठीक है, इस तरीके से आप लोग आंसर यहाँ पे डी लगा लीजिएगा। डी आपका आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही बन जा रहा है। ठीक है, डी आपका आंसर यहाँ पे बन जाएगा। अगला क्या कह रहा है आपके यहाँ पे देखा जाए कि निम्नलिखित में से किस चिश्ती संत को चिरागे दिल्ली कहा जाता है। तो आपका आंसर यहाँ पे 104 का क्या हो जाएगा बताइए। 104 का आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, 104 का आंसर आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए। तो आपका नसरुद्दीन हो जाएगा, नसरुद्दीन। ठीक है, तो नसरुद्दीन मतलब आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो आपका यहाँ पे डी वाला आंसर हो जाएगा। ठीक, सूची को सूची 2 से सुमेल करना, कुछ पुस्तक उनके लेखक हैं, आइए सुमेल करने की कोशिश करते हैं हम लोग यहाँ पे 105 में। ठीक, यहाँ पे कह रहा है कि फतवा जहादारी, फतवा जहादारी दरअसल आपका यहाँ पे जियाउद्दीन बन्नी की है ना, जियाउद्दीन बन्नी ने लिखा है इसको। फिर इसके बाद आपका यहाँ पे देखा जाए मिफ्ताह उल फुतूह, ये आपका हो जाएगा आमिर खुसरो। फिर इसके बाद मुंतखब उत तवारीख, तो ये आपका बदायनी। और बात करें तारीख मुबारक शाही, तो आपका अय्या बिन हिंदी ना। ठीक है, इस तरीके से आपका आंसर यहाँ पे क्या बना, आपका 105 का आंसर ए बना ना। ए आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही। ठीक है, तो ए आप लोग आंसर यहाँ पे लगा लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि होम रूल लीग के संदर्भ में निम्नलिखित में से आपको बताना है कि कौन से कथन असत्य हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए इस सबसे पहले इसकी योजना एनी बेसेंट ने वर्ष 1914-15 में प्रस्तुत की थी।
ठीक। तिलक की होम रूल जो लीग थी महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रांत एवं बरार तक सीमित थी। तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग अधिक शक्तिशाली थी। तिलक और बेसेन तिलक और बेसेन के व्यक्तिगत मतभेद के उपरांत दोनों लीग बनी रही। आपको बताने में से असत्य कौन सा है ना, तो यहाँ पे असत्य डी वाला बिल्कुल लग रहा है। ठीक है, ये आपका डी वाला असत्य हो जाएगा यहाँ पे, तो डी को आप लोग यहाँ पे असत्य कर लीजिएगा। ठीक, चलिए अगला कह रहा है कथन कारण। यहाँ पे क्या कह रहा है थोड़ा सा देखा जाए। ये कह रहा है कि कथन की ब्रिटिश सरकार ने भारत के अलग अलग भागों में भू राजस्व की अलग अलग व्यवस्था लागू की थी। कारण कह रहा है इससे भारतीय किसानों में अलग अलग वर्ग बन गए थे या बन गए। 107 का आंसर क्या जाएगा, कथन कारण दोनों से व्याख्या करा, ये तो चाहते थे ये। ठीक है, इस तरीके से आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा ए वाला ना, ए वाला आपका सही लग रहा है। यहाँ पे बोथ स्टेटमेंट यहाँ पे जो दिए गए हैं मतलब आपका करेक्ट, और यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है। ठीक है, चलिए इसके बाद क्या कह रहा है आपका, ये क्या गया देख लेते हैं। 18 वर्ष की आयु में स्नातक, 20 वर्ष की आयु में प्रोफेसर तथा मतलब सुधारक भी। यहाँ पे देखा जाए, देखिए फिर से पढ़िएगा। 18 वर्ष की आयु में स्नातक, 20 वर्ष की आयु में प्रोफेसर तथा सुधारक के सह संस्थापक संपादक, 25 वर्ष की आयु में सार्वजनिक सभा और प्रांतीय सम्मेलन के मंत्री, 29 वर्ष की आयु में राष्ट्रीय कांग्रेस के मंत्री, 31 वर्ष की आयु में महत्वपूर्ण रॉयल कमीशन के समक्ष अग्रणी प्रवक्ता, 34 वर्ष की आयु में प्रांतीय विधायक, 36 वर्ष की आयु में इंपीरियल विधायक, 39 वर्ष की आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष। एक देशभक्त है, किसकी बात यहाँ पे हो रही है, तो गोपाल कृष्ण गोखले जी की बात यहाँ पे हो रही है। ठीक है, इस तरीके से आप लोग यहाँ पे आंसर लगा लीजिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या किसके लिए, तो 108 के लिए। ठीक, अगला प्रश्न 109 है। कह रहा है कि गांधी जी द्वारा नमक सत्याग्रह को असहयोग आंदोलन या फिर खिलाफत आंदोलन की तुलना में एक बौद्धिक रूप से अधिक प्रभावशाली सिविल अवज्ञा बताया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा कारण सबसे गहराई से इसकी सही मतलब ठहराता है। 109 का आंसर क्या बनेगा यहाँ पे बताइए। तो दरअसल यहाँ पे देखा जाए एक ऑप्शन है आपका सी वाला, यह एक सामान्य वस्तु को लेकर सीधे ब्रिटिश राज्य जो आर्थिक नीतियाँ थी ना उनकी नैतिक वैधता पर प्रहार था, इसीलिए। तो इस तरीके से आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो आपका आंसर यहाँ पे सी वाला बिल्कुल सही लग रहा है। ठीक है, सी। चलिए अगला कह रहा है आपका सूची को सूची 2 से में शामिल करना। आइए कर लेते कुछ विचारक नेता उनके रचनाएं जो है। तो प्रश्न संख्या यहाँ पे 110 को समझते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक, चलिए जैसे सबसे पहले अगर मैं बात करूँ यहाँ पे क्या है आपका सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी की अगर बात किया जाए यहाँ पे तो आपका द क्या हो जाएगा, नेशन इन द मेकिंग इनकी है। ठीक है, 4 पे चलते हैं। मोहनदास करमचंद गांधी, तो हिंद स्वराज गांधी जी की है। सुभाष चंद्र बोस, तो सुभाष चंद्र बोस मतलब आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए, तो द इंडियन स्ट्रगल। और अगर बात करें यहाँ पे क्या है लाला लाजपत राय, तो आत्मकथात्मक लेखन। ठीक, तो इस तरीके से आंसर क्या बना आपका यहाँ पे ए बना, ए वाला आपका आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्या कह रहा है आपको यहाँ पे फिर से शामिल करना है ना, यहाँ पे शामिल करते हैं कुछ फसलें और उनके भौगोलिक जो परिस्थितियाँ उस हिसाब से शामिल करना है। सबसे पहले अगर बात करें यहाँ पे जौ है, फिर आपका चावल है, फिर मिलेट्स है, ठीक है, फिर आपका चाय। तो आइए हम लोग शामिल करने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना, चलिए प्रश्न संख्या ये आपका हो जाएगा 111 ना, 111 का आंसर क्या आ जाएगा देख लेते हैं। सबसे पहले जौ की अगर मैं बात करूं तो जौ जो होता है ये आपका भौगोलिक परिस्थितियाँ इसमें चाहिए ना। ठीक, सबसे पहले चाय की बात कर लेते हैं हम लोग, क्योंकि चाय सबको पता होता है ना। तो चाय पे अगर देखा जाए तो क्या यहाँ पे आएगा, तो गर्म और नम मतलब जलवायु तथा उच्च तुंगता मतलब एल्टीट्यूड चाहिए यहाँ पे। तो हम लोग डी पे 3 लगा सकते हैं, ए बी सी और डी। डी पे 3 हो गया। डी पे 3 देखिए कितने ऑप्शन में, 2 ऑप्शन में, कम से कम आपका 3 ऑप्शन में। ठीक, 3 ऑप्शन में। उसके बाद अगर देखा जाए यहाँ पे चावल कैसे हो सकता है। ठीक है, तो चावल की अगर हम बात करें यहाँ पे तो ये आपका तप्त और नम जलवायु तथा उपजाऊ मृदा में हो सकता है। हाँ, क्योंकि बारिश होनी चाहिए यहाँ पे। 4 पे हो सकता है, तो देखा जाए थोड़ा सा सी पे 4, सी पे 4 आएगा कि 1 आएगा, सी पे क्या आएगा बताइए। तब तक शुष्क जलवायु तथा अल्प उपजाऊ मृदा। यहाँ पे बताइए सी पे आपका क्या आ सकता है, ये थोड़ा सा मुझे डाउट लग रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखा जाए ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ए बी सी डी, तो डी पे तो 3 सही है, डी पे 3 आएगा, डी पे 3 आएगा। बी पे क्या आएगा, तो बी पे अगर देखा जाए थोड़ा सा
तो तब तो नम जलवायु तथा उपजाऊ मृदा, 4 आएगा, सी पे 4 आएगा। ठीक है, इस हिसाब से अगर देखा जाए तो नहीं, सी पे 4 नहीं, सी पे 1 आएगा ना। यहाँ पे सी पे क्या आएगा बताइए। यहाँ पे तब तो हाँ गर्मी होती है, गर्मी में तो होता है बेसिकली, सही है। चलिए गर्मी में तो होता है चावल ना, 1 आ जाएगा। ठीक है चलिए। तब तो और शुष्क जलवायु तथा अल्प उपजाऊ मृदा, नहीं शुष्क जलवायु नहीं होनी चाहिए, मतलब पानी तो होना चाहिए। चलिए देखते हैं, अभी अभी मिलाऊंगा जो इस हिसाब से बन रहा है। बी पे क्या है, अरे नहीं नहीं, ये मिलेट्स के लिए बता रहा है ना, सी पे मिलेट्स है, मैं बार बार वही कंफ्यूज है, तो सही तो है, सी पे 1 आएगा। बी पे क्या है आपके यहाँ पे देखा जाए, बी पे क्या आएगा बताइए। बी पे 4 आना चाहिए, वही चीज यहाँ पे। तब तो और नम्न जलवायु तथा उपजाऊ मृदा 4 आ जाएगा। और ए पे क्या आ जाएगा आपके यहाँ पे देखा जाए, ए पे आपका क्या आ जाएगा, तो ठंडी जलवायु तथा अपेक्षाकृत कम उपजाऊ। ठीक है, 2, तो 2 4 1 3 आएगा यहाँ पे आंसर। कहीं दे रहा है क्या, 2 4 1 3, ये तो दे रहा है, सही आंसर ये। ठीक है चलिए, यही होगा आपको यहाँ पे। ठीक है, तो कई बार मैं छोटी कंफ्यूज हो रहा था यहाँ पे। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे कह रहा है, यदि पश्चिम विक्षोभ की जो आवृत्ति है वो तीव्रता घट जाए तो निम्न में से कौन सा प्रभाव संभावित है। क्या हो सकता है बताइए। जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस थोड़ा सा क्या हो जाए, कमजोर हो जाता है तो यहाँ पे बेसिकली जो रबी की फसल उनके उत्पादन में थोड़ी गिरावट आ सकती है, ये हो सकता है। और क्या हो सकता है, ठीक, सुमेल करना, आइए सुमेल कर लेते हैं यहाँ पे कुछ मिनरल्स और प्रमुख उत्पादक जो आपके राज्य। तो प्रश्न संख्या 113 को देखते हैं हम लोग यहाँ पे। सबसे पहले बक्साइट उड़ीसा में होता है, सही है। बात करें अभ्रक तो झारखंड में होता है। चूना पत्थर मध्य प्रदेश में होता है। मैंगनीज की बात करें तो महाराष्ट्र में होता है। ठीक है ना, हमने सामने उसमें लग रहा है ये। तो 1 2 3 4 कहीं है, 1 2 3 4 आपका आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक, आपका आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। अगला है फिर से सुमेल करना कुछ आपके स्थानीय पवन उनके क्षेत्र हैं। तो फॉन आपका सिमुम, सेंटाना, जोंडा सब आसान से हैं। चलिए बताइए यहाँ पे आंसर क्या जाएगा। सबसे पहले फॉन तो अल्पस में जाइए, ये पे 4 आइए। सिमुम की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो जो आपका सिमुम है ये कहाँ पे है, तो अरब प्रायद्वीप में जाइए। सेंटा आना जो है ये आपका कहाँ पे चाहिए, तो ये कैलिफोर्निया चाहिए ना, और जोंडा अर्जेंटीना चाहिए। ठीक, इस तरीके से आपका आंसर यहाँ पे क्या बनेगा, 114 के लिए बी बनेगा। 115 के ला लीना की घटनाओं के दौरान भारत के मौसम में सामान्यतः क्या परिवर्तन होता है। देखिए दूसरा प्रश्न ऐसे ही पूछ रहा है, हम लोग ऊपर देख चुके थे। दरअसल उत्तरी भारत में अधिक, यहाँ पे देखा जाए क्या हो सकती है, जब लालीना आती है तो दक्षिण पश्चिम मानसून कमजोर हो जाता नहीं, मजबूत हो जाता है, कमजोर नहीं होता है। लालीना की बात हो रही है ना, उत्तरी भारत में अधिक सर्दी पड़ती है, चक्रवातों की आवृत्ति बढ़ जाती है, बंगाल की खाड़ी में सूखा पड़ जाता नहीं, ये सही लग रहा है। यहाँ पे अधिक सर्दी पड़ती है, ये सही है, बी आपका हो सकता है सही। ठीक है, अगला कह रहा है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी समुद्री धारा शीत धारा नहीं है। तो कैनरी है, लेब्राडोर है, आवोशियो है, अग्लुवास है। तो अग्लुवास तो गर्म है ना, अग्लुवास आपकी गर्म है यहाँ पे। ठीक है, अग्लुवास ठीक, आंसर लोग डी लगा लीजिएगा, अग्लुवास गर्म है। 116 के लिए डी हो जाएगा। 117 कह रहा है कि भारत के उपराष्ट्रपति का या भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने से संबंधित जो आपका प्रस्ताव है ये प्रस्तावित किया जा सकता है। 117 का आंसर क्या जाएगा, तो केवल राज्यसभा में ना, केवल आपका राज्यसभा में कहीं है, केवल राज्यसभा आपका डी में। ठीक, आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है, तो 5 से 11 भाग 2 में है, ये भी याद रखिएगा। 5 से 11 मतलब सी आंसर बन जाएगा। ठीक, चलिए अगला कथन कारण है, ये कह रहा है आपका कथन कारण यहाँ पे कि भारत की केंद्रीय लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचन में सदस्यों का बहुमत पाने वाले राजनीतिक दल की सरकार बनाते हैं, मतलब बनाते रहे हैं, ना कि मतों का बहुमत पाने वाले। कारण कह रहा है कि बहुमत प्रणाली पर आधारित निर्वाचन जो होते हैं उनमें प्राप्त मतों की अपेक्षा बहुलता के आधार पर ही परिणाम का निर्णय होता है। ऊपर जो आपके यहाँ पे कथन कारण उसके हिसाब से आपको आंसर बताना। चलिए बताइए यहाँ पे आंसर क्या जाएगा प्रश्न संख्या 119 के लिए। तो यहाँ पे बता रहा है कथन कारण दोनों से ही व्याख्या भी कर रहे, तो इस तरीके से आप लोग आंसर यहाँ पे ए लगा लीजिएगा। ठीक है, ये आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है 120, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें थोड़ा सा। जैसे राइट टू वोट एक वैधानिक अधिकार है, मौलिक अधिकार नहीं है। ठीक है, नन ऑफ द एबव जो नोटा होता है विकल्प का संवैधानिक आधार के अनुच्छेद 19(1) में निहित है। भारतीय चुनाव आयोग ने नोटा को बाध्यकारी बनाने की शक्ति प्राप्त। बताइए क्या आंसर बनेगा। तो देखिए पहला और दूसरा सही, बाध्यकारी क्यों बनाया भैया। ठीक है, इस तरीके से कर दो, आपका आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, तो सही। ठीक, आपका आंसर ओनली 1 और 2 हो जाएगा। ठीक,
120 हो गया। 121 देख लेते हैं क्या कह रहा है। निम्न में से कौन सी घटना भारत में शक्तियों का पृथक्करण, जो सेपरेशन ऑफ पावर है, सिद्धांत को व्यवहारिक रूप से चुनौती आपकी देती है? तो बेसिकली संसद द्वारा सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनदेखी। इस तरीके से आपका आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। सी आप लोग आंसर यहाँ पे लगा लीजिएगा। ठीक, अगला क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पद लाभ का पद की जो परिभाषा है उसमें नहीं आता है यदि उसके साथ कोई वेतन या वित्तीय लाभ नहीं जुड़ा हो तो? 122 का आंसर यहाँ पे बनेगा नगर निगम का नाम मात्र का अध्यक्ष। ठीक है, इस तरीके से आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है हाल ही में लागू पोषण 2.0 2025 किस नीति निर्देशक जो सिद्धांत है उससे सर्वाधिक संबंध रखता है? ये 123 का आंसर आपका बनेगा यहाँ पे 47 है ना, 47 में ही अनुच्छेद 47 में पोषण आहार वगैरह की बात की गई है। निम्नलिखित में से किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नीति निर्देशक तत्व जो डीपीएसपी है को मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स के साथ संतुलित रूप से पढ़ा जाना चाहिए? दसवें के बाद आया था, जिसका क्या नाम है बताइए। मेमोरेंडम बनाम भारत संघ ना, कब आया था थोड़ा सा कमेंट में बताइएगा, तो थोड़ा सा डेट बहुत जरूरी है यहाँ पे, जरूर बताइएगा। ठीक, चलिए आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो आपका आंसर डी हो जाएगा। अगला कह रहा है कि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट एक वार्षिक प्रकाशन है किसका, बताइए आप लोग। 125 का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे देखा जाए आपका अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण व विकास बैंक का। इस तरीके से आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो आपका आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा ना, बी आपका आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला कह रहे यदि बाजार में अत्यधिक तरलता, मतलब यहाँ पे देखा जाए बाजार है उसमें अधिक तरलता हो जाती है या हो तो निम्नलिखित में से कौन आरबीआई उपाय सबसे उपयुक्त होगा? 126 का आंसर क्या बनेगा बताइए, तो रेपो दर में वृद्धि कर देगा। ठीक है, इस तरीके से आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो आपका आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ए आंसर आप लोग लगा लीजिएगा, इंक्रीज द रेपो रेट। ठीक है, कथन कारण यहाँ पे कह रहा है यद्यपि वर्ष 1947 के बाद की अवधि में भारत की राष्ट्रीय आय कई गुना बढ़ गई है, परंतु प्रति व्यक्ति आय स्तर, मतलब जो स्तर है उसमें कोई सुदृढ़ सुधार नहीं हुआ है। कारण कह रहा है भारत की जनता का काफी बड़ा भाग अब भी गरीबी रेखा के नीचे रह रहा है। 127 का आंसर क्या बनेगा, ये गलत है परंतु आर सही यहाँ पे बता रहा है। ठीक है, ये गलत है परंतु आर आपके यहाँ पे सही है, तो इस तरीके से ये गलत है परंतु आर सही है, तो मतलब आपका डी आंसर यहाँ पे हो जा रहा है। ठीक, तो डी आंसर आप लोग यहाँ पे लगा लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपके यहाँ पे देखा जाए 128 कह रहा है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी का निर्धारण निम्नलिखित में से किस संस्था की सिफारिश पर किया जाता है? 128 का आंसर बनेगा बी, मतलब कृषि लागत और मूल्य जो आयोग है सीएसीपी जो कहते हैं वो ना। ठीक है, इस तरीके से आपका आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, तो बी हो जाएगा ना, बी आपका आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, बिल्कुल सही। निम्नलिखित में से कौन से जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारक हैं, जैसे कि जीवाश्म ईंधन का अधिकाधिक प्रज्वलन, तेल चालित स्वचालित की संख्या विस्फोटन, स्वादधनक में वृद्धि, ये कोई मतलब ही नहीं होता इसका। ठीक है, इसको बता दें पहले, अत्यधिक वनोन्मूलन, तो यहाँ पे 4, 2 और 1 ये सब आपके क्या है, तो पूछे गए प्रश्न है। ठीक है, तो 1, 2 और 4 आपका आंसर यहाँ पे 129 के लिए बन सकता है, तो 1, 2, 4 आपका आंसर यहाँ पे क्या हो सकता है, तो बी। ठीक है, बी आपका आंसर यहाँ पे क्या हो सकता है, बिल्कुल सही। ठीक है, 130 कह रहा है ग्लोबल स्टॉक टेक शब्द हाल ही में चर्चित में रहा या चर्चा में रहा, मुख्यतः किससे संबंधित है? तो ये संबंधित आपका यहाँ पे पेरिस समझौते की जो प्रगति उसकी मूल्यांकन की जो प्रक्रिया उससे संबंधित है। ठीक है, इस तरीके से आपको यहाँ पे देख लीजिएगा, आ सकता है ये आपका प्रश्न। ठीक है, सी आंसर आपका बन जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही 130 के लिए। 131 का कह रहा है देखा जाए थोड़ा सा, यहाँ पे क्या कह रहा है शेषाचलम जयमंडल आरक्षित क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पे एक मतलब चंदन पाया जाता है, कौन सा, लाल चंदन ना, तो रेड सैंडलवुड, सैंडलवुड मतलब चंदन होता है। ठीक, इस तरीके से आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। तो कहने का मतलब आपका आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, तो आपका आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक, चलिए ए आपका आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला कह रहा है आपके यहाँ पे कि प्रकाश के मतलब कथन कारण है प्रकाश के दृश्य वर्णक्रम में लाल प्रकाश हरे प्रकाश की अपेक्षा अधिक ऊर्जा वाला होता है, मतलब ये। ठीक है, लाल प्रकाश का तरंग दर हरे प्रकाश के तरंग दर से अधिक होता है। क्या आंसर बनेगा 132 के लिए बताइए आप लोग यहाँ पे। आर तो सही है, सबको पता है, क्योंकि वेवलेंथ की बात करें तो लाल प्रकाश का सबसे अधिक होता है। प्रकाश के दृश्य वर्णक्रम में लाल प्रकाश हरे प्रकाश की अपेक्षा अधिक क्या होता है, एक तरीके से देखा जाए एनर्जेटिक होता है, नहीं ये गलत बात है, एनर्जेटिक नहीं होता। ठीक है, यहाँ पे क्या आंसर बनेगा, ए गलत है परंतु आर सही है, ए गलत है परंतु आर सही है, तो इस तरीके से आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो आपका डी आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए कह रहा ध्वनि किस माध्यम से सबसे तेज गति से चलती है? ध्वनि किस माध्यम में सबसे तेज गति से चलती है? 133 का आंसर क्या बनेगा बताइए आपका, सी लोहा, सॉलिड में सबसे तेज चलती है कुल मिला जुला के, सिंपल से ये समझिएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु सर्वाधिक कठोर मानी जाती है? 134 का आंसर क्या बनेगा बताइए। 134 का आंसर आपका यहाँ पे क्या बन जाएगा, तो टंगस्टन ही हो जाएगी यहाँ पे, सोना लोहा प्लेटिनम टंगस्टन में सबसे कठोर क्या होगी, टंगस्टन होगी ना, सही है। 135 क्या कह रहा है एक व्यक्ति जिसका रक्त समूह ए है सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो जाता है
तथा चिकित्सक रक्त रक्तदान की सलाह देते हैं, मतलब एक तरह से देखा जाए तुमको रक्त चाहिए, ठीक है, उसे उसके संबंधियों को रक्तदान हेतु कहा जाता है कि जिनके रक्त समूह इस प्रकार पाए गए हों। कौन कौन से बताइए? तो कैसे, मतलब कौन कौन दे सकते हैं, सिर्फ बस ये बात है यहाँ पे पूछ रहा है। तो आपका वो तो सबको दे सकता है, पत्नी अगर वो हो तो, ठीक है, ठीक है। और देखा जाए आपका यहाँ पे देखा जाए तो पुत्र अगर ए हो तो, क्योंकि ए ग्रुप तो है ही है, या फिर आपका पुत्र भी हो तो वो तो सबकी वो दे सकता है। ए भी नहीं है, ए भी नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका आंसर क्या बन जाएगा? 1 3 4, 1 3 4 मतलब आपका आंसर डी बनेगा। क्या? डी आपका आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 135 के लिए। 136 का कह रहा है आपको यहाँ पे देखा जाए, 136 कह रहा है आपको यहाँ पे सूची को सूची 2 से शामिल करना है। कुछ विटामिन दी गई हैं और आपका यहाँ पे शामिल करना है, ठीक है। देखते हैं, विटामिन के है, विटामिन डी है, विटामिन ई है, विटामिन सी है। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें यहाँ पे प्रश्न संख्या जो 136 है, इसमें विटामिन के की बात करते हैं, अल्फा अल्फा, ठीक है। इसके बाद बात करें विटामिन डी, तो विटामिन डी बेसिकली यॉड एक्रिक तेल जो होता है। विटामिन ई गेहूं भ्रूण तेल जो होता है, इसमें बड़ी मात्रा में पाई जाती है। विटामिन सी खट्टे फलों में नींबू हो जाएगा आपका, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका आंसर यहाँ पे क्या बनेगा प्रश्न संख्या 136 के लिए? तो आपका डी आंसर बन जा रहा है, ठीक है। डी आपका आंसर यहाँ पे क्या जाएगा? बिल्कुल सही। सूची को सूची 2 से शामिल करना, कुछ हार्मोन्स है और प्रभाव या फिर कार्यक्षेत्र जो है। आइए प्रश्न संख्या 137 को भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले एड्रेनल है, तो ये क्रोध भय खतरा, ये जो फाइट एंड फ्लाइट ये हार्मोन्स होता है, ये ना, ठीक है, सही है। एस्ट्रोजन की बात करूँ मैं यहाँ पे, तो ये गंध से साथी को आकर्षित करना, ठीक है। ये थोड़ी ना होगा यहाँ पे, ये एस्ट्रोजन बेसिकली स्त्रियों में प्रजनन प्रणाली के लिए होता है ना, 3 बजेगा ना यहाँ पे, ठीक। इंसुलिन तो आपको पता है कि रक्त में ग्लूकोज को नियंत्रित करती है। फेरोमोन ये करता है, फेरोमोन ये करता है, फेरोमोन, ठीक है। ये गंध से साथी को आकर्षित करना, ठीक है। तो आंसर 137 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा क्या? सी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला कह रहा है, यदि पृथ्वी का वायुमंडलीय अगर पृथ्वी का वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2 स्तर अचानक 800 ppm तक बढ़ जाए तो पौधों में कौन सी प्रक्रिया सबसे पहले बाधित होगी? 138 का आंसर वाष्पोत्सर्जन ना, ट्रांसपिरेशन, वाष्पोत्सर्जन सबसे पहले बाधित होगी, ठीक। अगला करें, यदि एक व्यक्ति लगातार एल्युमिनियम फॉयल में गर्म भोजन जो खाता है तो दीर्घकालिक रूप से किस जैव रासायनिक प्रभाव की आशंका हो सकती है? 139 का आंसर दरअसल न्यूरोटॉक्सिसिटी और जो एल्जाइमर संबंधी लक्षण उसमें देखने को मिल सकते हैं, तो ये मत खाइएगा, ठीक है। ऐसा भी आपका आंसर हो सकता है यहाँ पे। हाल ही में प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किए जाने के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। जिससे कथन कारण है, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के अंतर्गत चयनित जिले राष्ट्रीय औसत से बेहतर प्रदर्शन करने वाले जिले हैं। इस योजना का उद्देश्य कृषि उत्पादकता में और अधिक वृद्धि कर भारत को वैश्विक जो कृषि है उसमें शक्ति बनाना है, कुल मिलाकर के ये कह रहा है। 140 का आंसर सबको पता है, पहला गलत है, क्योंकि बेसिकली यहाँ पे प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना जो आई है इसके अंतर्गत जो चयनित जिले हैं उसको राष्ट्रीय अवसर से बेहतर प्रदर्शन करने वाले जिले नहीं, कम करने वाले, तभी तो उनको आगे बढ़ाना है, ठीक है। इस तरीके से आपका पहला कथन यहाँ पे गलत है, कारण तो आपका बिल्कुल सही है, तो ये गलत है परंतु आर सही है। आंसर आप लोग सी लगा लीजिएगा, ठीक है। 100 जिले इसमें शामिल किए गए हैं, ठीक। चलिए 140 हो गया। 141 देखते हैं क्या कह रहा है। 141 ये कह रहा है कि निहाल ही में, यहाँ पे हाल ही में होना चाहिए, निहाल ही होना चाहिए, चलिए कोई बात नहीं। यहाँ पे हरिसेंद्री लिखा तो है, यहाँ पे हटा दीजिए इसको, ठीक है। क्या कह रहा है, हाल ही में डुप्लीकेट मतदाता पहचान पत्र विवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मतलब रिसेंटली इन द कॉन्टेस्ट ऑफ डुप्लीकेट वोटर ID कार्ड कंट्रोवर्सी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जैसे मतदाता फोटो पहचान पत्र EPIC जो है उसकी शुरुआत भारत में वर्ष 1993 में की गई थी। एक व्यक्ति एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्र में पंजीकृत हो सकता है लेकिन केवल एक बार मतदान कर सकता है, ठीक है। डुप्लीकेट EPIC की समस्या का समाधान ई निर्वाचन नेटवर्क प्रणाली जो आपका यूरोनेट है उससे संभव है, ऐसा कहा जाता है, ठीक है। 141 का आंसर क्या है? देखिए पहला तो सही है आपका, तीसरा सही, लेकिन दूसरा आपका गलत है, ठीक है। दूसरा आपको यहाँ पे क्या है तो गलत है, तो 1 और 3 आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो सही कह रहे हो तो आपका ये आंसर सही हो जाएगा ना। ये आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 141 के लिए आपका सही हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला कह रहा है आपका यहाँ पे कि हाल ही में जारी लीड्स जो 2024 रिपोर्ट है, ठीक है, इसके अनुसार उत्तर प्रदेश को निम्न में से किस रेटिंग की श्रेणी में
रखा गया, अचीवर्स की श्रेणी में रखा गया, ये तो सबको पता है, ये आप लोग याद भी रखिएगा, हो सकता है ये, ठीक है। अचीवर्स की श्रेणी में उत्तर प्रदेश आता है। 2022 में सबसे अधिक जलवायु घटनाओं से प्रभावित देश कौन सा था, जिसके कारण वह क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2025 में शीर्ष स्थान पर रहा है? 143 का आंसर आपके यहाँ पे पाकिस्तान, पाकिस्तान आंसर आपके यहाँ पे क्या जाएगा, बिल्कुल सही, ठीक है। चलिए, ब्रिक्स समूह 2025 के हालिया विस्तार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से देश अभी तक औपचारिक रूप से पूर्ण सदस्य नहीं बना है? तो यहाँ पे 144 का आंसर क्या हो जाएगा, तो सऊदी अरब नहीं बना अभी तक, मतलब बन जाएगा, ऐसा बना नहीं अभी, ठीक है। अगला कि उत्तर प्रदेश बजट 2025-26 में निम्नलिखित में से किस योजना के लिए सर्वाधिक राशि आवंटित आपकी की गई है? तो 145 का आंसर आपको यहाँ पे, अगर देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, योजना पूछ रहा है ना, ठीक है, क्या बनेगा? तो वृद्धावस्था किसान पेंशन योजना जो होती है इसी में, ठीक है। इस तरीके से आपका आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा, बी आपका आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, बिल्कुल सही। तो इस तरीके से आप लोग बी आंसर लगा लीजिएगा, ठीक है। चलिए, अगला कह रहा है कि भारत में पहली बार चिड़ियाघर आधारित बायो बैंक की स्थापना किस स्थान पर की गई है? तो ये एक जगह पड़ती है जिसका नाम है पद्मजा नेहरू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, कहाँ पे, तो दार्जिलिंग में ना। इस तरीके से आपका आंसर यहाँ पे सी बन जाएगा ना, सी आपका आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, बिल्कुल सही, ठीक। इस तरीके से आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा 146 का आंसर, ठीक। 147 क्या कह रहा है, 147 कह रहा है फरवरी 2025 में एम्स नई दिल्ली परिसर में सृजनम नामक संयंत्र का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा किया गया। इसकी प्रमुख विशेषता क्या है? बेसिकली अगर देखा जाए तो ये पूरी तरह स्वदेशी और स्वचालित अपशिष्ट उपचार संयंत्र है ना, यही है ना। तो इस तरीके से आपका आंसर क्या बनेगा 147 का, तो बन जाएगा आपका बी वाला, बी वाला आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। बी आपका आंसर यहाँ पे बन जा रहा है, ठीक। तो बी आंसर आप लोग लगा लीजिएगा। अगला कह रहा है 148 संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन COP 16 जो कि रोम में हुआ था के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। COP 16 सम्मेलन में वैश्विक पर्यावरण सुविधा द्वारा वैश्विक जैव विविधता रूपरेखा जो निधि है इसकी संरचना को अंतिम रूप दिया गया और इसमें जो वांछित $1 बिलियन की राशि 2025 तक प्राप्त हो गई है। दूसरा कथन है यहाँ पे भारत ने सम्मेलन के दौरान स्वायत्त जैव विविधता ऋण बाजार स्थापित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। तीसरा कह रहा सम्मेलन के दौरान हानि और क्षति निधि को जैव विविधता नुकसान के लिए एक वैकल्पिक तंत्र के रूप में मान्यता दी गई। वैश्विक जैव विविधता स्वरूपरेखा के अनुपालन हेतु आपका NBSA मतलब NAPSEP जो होता है राष्ट्रीय जैव विविधता रणनीतिक और कार्य योजना जो होती है उसको सभी देशों के घरेलू कानूनों से बाध्यकारी बना दिया गया है। बताइए 148 का आंसर क्या जाएगा, सभी। यहाँ पे क्या बताइए, तो आपको बताना क्या इनमें से, विचार कर बताना क्या कौन से सही है। वही यहाँ पे आंसर बता रहा है कि इनमें से कोई भी, ठीक। तो यहाँ पे आंसर दे रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। देख लेंगे इसको हम लोग थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे देखिए दरअसल व्याख्या नहीं दी गई है, केवल आंसर बताया गया है ना, ठीक है। इसलिए जो मुझे आ रहा है मैं उतनी व्याख्या आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पे आप क्या इतना बड़ा डाटा दिया गया तो इतना थोड़ी ना दिमाग में होगा ना, तो समझिएगा आप लोग यहाँ पे, ठीक। चलिए, वैसे मैं कहीं कोशिश करूंगा कि इसको लिख के दे दूंगा आप लोग को। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 के अंतर्गत किसी शतरंज खिलाड़ी को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया, डी गुकेश को ना, डी गुकेश को दिया गया, ठीक। 149 का आंसर आपका भी हो जाएगा। जनवरी 2025 में पहला अंतर्राष्ट्रीय पश्मीना महोत्सव इंटरनेशनल पश्मीना फेस्टिवल कहाँ पे आयोजित हुआ था? ये पूछ सकता है, काठमांडू नेपाल में, ठीक है। तो इस तरीके से देखा जाए लगभग आपका 1.5 घंटे में आज भी ये देखिए इसी तरीके से आपको यहाँ पे देखा जाए तो आंसर दिया गया, तो क्या बताएं आंसर, ठीक है। तो इसको आप लोग यहाँ पे देखिए 1.5 घंटे में कंप्लीट हो गया है। जिस तरीके से आप लोगों ने पहला टेस्ट देखा उसी तरीके से इसको भी देखेंगे, तो हो सके तो PDF भी प्रोवाइड हो जाए आप लोग को। तो आप लोग के देखने के ऊपर सब कुछ डिपेंड कर रहा है, तो आप लोग इसको अच्छे से देखिए। बाकी 5 टेस्ट हैं ये, इनको हम लोग जल्दी कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं कल किसी अन्य वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।